फ्राइडे वाले दिन अकेले खेलेंगे, उस दिन कोई टेंशन ही नहीं होगी आपको। और भाई फ्राइडे वाला दिन तो है ही मेरे नाम, थर्सडे पे आपने जो है वो दोनों की क्लासेस ली और फ्राइडे पे भूल गए कि फाइनेंस में कुछ चल रहा है। क्या बात है। आराम से जनाब आपने लेक्चर लिया, पूरे वीक की तैयारी की और सैटरडे को टेस्ट के लिए तैयार हो गए। तो सैटरडे को जब आए तो फिर मैंने तकलीफ नहीं दी, सर ने तकलीफ दे दी। तो हमने ये अंदाजा लगा लिया था कि जब ये फ्राइडे पे डिस्टर्बेंस होगी तो हमारा दिल इस पे घबरा रहा था कि जो है ना फिर बच्चों का नुकसान ना हो जाए। तो फ्राइडे मैंने मान लिया, सैटरडे जवाब साहब ने मान लिया है। तो हो सकता है सैटरडे पे वो कहेंगे सर टेस्ट कोई 15-20 मिनट छोटा कर दे, मैं लेक्चर जरा बड़ा कर देता हूँ। तो बहरहाल जो है ना वो फ्राइडे पे हम अपना वीक क्लोज कर लेंगे और वो जो फ्राइडे पे आपकी क्लास नहीं होगी वो सैटरडे पे फाइनेंस में हो सकता है जवाब साहब 2-2.5 घंटे की क्लास के मूड में आ जाए। चले मैं अंदर की बात बताता हूँ, सैटरडे पे उनकी एक और क्लास की भी एक्स्ट्रा क्लास होती है, तो वो खास लेवल से ज्यादा आपको तंग नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अंदर की खबर है जी, खुदा का खौफ करें। और ये बचपन में बातें होती थी, बी लॉ पढ़ते थे, सी लॉ पढ़ते थे, वो शुगल मुगल सब्जेक्ट होता था, 4 दिन पढ़ना होता था, 5वें दिन टेस्ट दे देते थे। अब सीरियस हो गए हैं, ऐसे तो नहीं भाई। बात ये है कि मैं कौन सा कोई 6 की 6 दिन क्लासें कर रहा हूँ, एक दिन टेस्ट है, 5 दिन क्लास। अब उस 5 दिन में भी एक दिन अगर छुट्टी के मूड में हो तो गलत होगा। फ्राइडे को अगर दोनों ने ऑफ कर दिया तो पता है क्यों होना है, आप लोगों ने थर्सडे के बाद मंडे को नजर आना है। तो ये इस तरह का चक्कर है ही कोई नहीं। चले नवंबर के मिड से ऑनवर्ड मैं फ्राइडे ऑफ कर दिया करूंगा। तो फ्राइडे एक ऑन डे है। असल में आपको खुश होना चाहिए था कि हम एक दिन हमें थोड़ा सा इजी मिल गया जिसमें हमने दोनों सब्जेक्ट घर जाके नहीं पढ़ने होंगे, एक पढ़ना होगा। और मुझे पहली टेंशन थी कि जब आपने मैनेजरियल ज्यादा पढ़ना होगा तो आप सोचेंगे कि नहीं फाइनेंस को कैसे टाइम दूं। तो फ्राइडे अल्लाह की तरफ से ऐसा गोल्डन डे बन गया कि फ्राइडे को सिर्फ मैंने पढ़ाया और आपने घर जाके सिर्फ मेरी ही चीजें तैयार की पूरे हफ्ते की। अगले दिन टेस्ट मेरा दे दिया और नया भाषण आपने फाइनेंस से ले लिया। तो सैटरडे वाले दिन का आपको घर जाके जो काम मिला वो फाइनेंस। तो इसका मतलब फ्राइडे ओनली फॉर मैनेजरियल, सैटरडे ओनली फॉर फाइनेंस और पीछे 3 दिन 4 दिन सबको इकट्ठे। ऑटोमेटिकली टाइम टेबल सेट हो गया, बेहतरीन हो गया, टेंशन खत्म। सर आप सैटरडे ऑन कर दें, हम टेस्ट भी देंगे। ऐसे बच्चे जो है ना ये तबाह करते हैं। ऐसे बच्चे ऑनलाइन बैठे होते हैं, मैसेज करके साइड पे निकल लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं इनसे सीआरएन पूछ लें, फिर ना रिजल्ट वाले दिन इनको तंग करेंगे। तो जो है वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जज्बाती होते हैं। असल में दूर बैठ के मतलब अपने जो है ना घर बैठे बैठे थोड़ा सा रिलैक्स कोनी पे लेट के लैपटॉप सामने खोला हुआ हो तो उसमें ये कमेंट करना आसान है। फिजिकली क्लास में आके बैठना, भाई 2 बुजुर्गों को बर्दाश्त करना, भाई हम तो मासूम बच्चों को बर्दाश्त करते हैं, आप 2 एफसीएस को बर्दाश्त करते हैं। तो आप लोगों का तो बड़ा एक मतलब स्टेमिना है कि जो है ना 2 हैवी किस्म के बंदे जो है ना इंफॉर्मेशन की ब्लॉटिंग कर रहे होते हैं आपके ऊपर और जो है ना आपने बर्दाश्त करना होता है। तो ठीक है जी, इधर वापस आते हैं। आज हमारे पास वो वाले मार्जिन तो है नहीं, आज तो हमने मॉडल करना है। मॉडल पे जाने से पहले मेरा सवाल ये है कि आपको सारी बातें समझ आई हैं? हमने सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा, हमने डिमांड लेड और सप्लाई लेड कन्वर्जन के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इंडस्ट्रीज अब समझ गई हैं और इंडस्ट्रियों ने एक दूसरे के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्ट ने टेक्नोलॉजी से मर्ज करना शुरू कर दिया है, फलाना ने फलाना के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया है। लोहे वाली इंडस्ट्री जो है फर्नीचर वाली इंडस्ट्री के साथ मर्ज होके और अलग अलग तरह के ऐसे फर्नीचर आ रहे हैं जिसमें लकड़ी भी है, लोहा भी लगा हुआ है। तो एजुकेशन मर्ज हो गई, टेक्सटाइल मुख्तलिफ तरीके से मर्ज हो गई। तो ये इंडस्ट्रीज मर्ज हो रही हैं, कभी लोगों की वजह से और कभी अपनी वजह से। वो सारी बातें क्लियर है? मार्केट सेगमेंटेशन किसे कहते हैं, बात समझ आई? एक मार्केट को कितने कितने तरीकों से सेगमेंट कर सकते हैं, अगर आपसे पूछें तो 4-5 बता देंगे। और फिर मार्केट सेगमेंटेशन से अल्टीमेटली बिजनेस को क्या फायदा होता है वो समझ आया? कंज्यूमर बढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। जैसे बिजनेस अगर बड़ों के कपड़े बना रहा है और बच्चों के भी बेचना शुरू कर दे तो उसे पता है कि बच्चों के कपड़े महंगे होते हैं। ये क्या बात हुई? इतने इतने से निकर होते हैं,
बड़ों की पैंट उतनी महंगी नहीं होती जितना इतना सा निकर महंगा होता है। उसमें इन्होंने का मटेरियल जाया भी होता है कि जाहिर है वो कपड़ा तो उतना ही होगा, लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट तरीके से खेलेगा तो उतने कपड़े में जितने में एक बंदे की पैंट बननी है, वो मरे से मरे 2 निकर तो वेस्टेज समेत भी निकाल सकता है। तो शायद इसका मसला कॉस्ट नहीं है, टाइम ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा, वो उनका छोटे छोटे टांगे लगाने पड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान से ऐसे करके वो, भाई आजकल मशीनें सारा काम करती हैं, फुर फुर सब कुछ। इन्होंने कहा बच्चे जिद करते हैं, बड़ी प्यारी बात कर दी। भाई मैं अपने लिए अगर कोई चीज देखने जाऊंगा, पसंद करूंगा, बहुत भी पसंद आ रही होगी ना, दुकानदार ने जहां 500 ऊपर बोल देना, मैंने कहा ना 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 मैं लेनी नहीं, मैं तो बाहर जा रहा हूं, मैं इस तरह से वॉकआउट कर जाऊंगा, मैं लड़ पड़ूंगा। और बहुत ही दिल में भी ख्वाहिश होगी और फिर भी वो मेरी पसंद के रेट पे नहीं आएगा, मैं छोड़ भी दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे को अगर कुछ पसंद आ रहा होगा और उसको जूता पहना के देखा, उसके पाँव में अच्छा लगा, तो अब वो जज्बात इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब वो उतारेगा ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तो अब मैंने पहनने ही नहीं, अच्छे वाले ये लाइट वाले जूते हैं, ये मैंने पहनने ही पहनने हैं। तो वहां चूंकि इमोशंस इन्वॉल्व है और कंज्यूमर कस्टमर का फर्क है, पैसे देने वाला कोई और है, यूज करने वाला कोई और है। जब यूज भी वही बंदा करता है जो पैसे देता है ना, भाई फर्ज करें आपने अपनी पॉकेट मनी जोड़नी है और फिर उससे एक क्लास के पैसे देने हो, फिर आप सोचेंगे नहीं किसी दिन एब्सेंट होना, फिर आप एक्टिव भी रहेंगे, आप हर दिन घर जाके पढ़ेंगे, क्योंकि आपने अपने जोड़े हुए पैसों से खर्च करके क्लास खरीदी है। भाई अपना एक समोसा ले तो वो गंदा भी निकले जाए कि मैं तो खत्म करते हैं, और जो वालदेन के 18-20 हजार लगा दिए वो जाया होते हुए दुख नहीं हो रहा होता, क्योंकि उनके पैसे लगे होते हैं, कंज्यूम आप कर रहे होते हैं। तो बच्चों के कपड़े में ये चीज भी होती है कि कंज्यूम बच्चे ने करना है, लेकिन पैसे वालिदैन ने देने हैं, तो इमोशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर उसमें उस तरह से बार्गेन नहीं होता जिस तरह से वालिदैन अपने कपड़ों में कर सकते हैं। तो बिजनेस को समझ आ गई ना कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां अच्छा कमाया जा सकता है। अगर वो सेगमेंटेशन ना करते तो वो हमेशा लोगों से हर वक्त बार्गेन में लड़ते रहते हैं। फिर वही वाली बात है, वही आप अपनी क्लास पढ़ने के लिए आप यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे तो आप कोशिश होगी मैं बार्गेन करूं, कॉलेज में जाएंगे बार्गेन करूं, लेकिन आपका अपना बच्चा जब स्कूल में जाएगा तो आप कहेंगे नहीं, मैं अपने बच्चे को अपने से बेहतर एजुकेशन दूं। और बेहतर किसे कहते हैं? महंगी एजुकेशन को। परसेप्शन यही होती है ना कि महंगा स्कूल है, अच्छी एजुकेशन देगा, यार मेरे साथ जो हुआ है मेरे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। तो लोग इमोशनल हो जाते हैं थोड़ा सा। सर ऑनलाइन में 2 स्क्रीन आ रही हैं, अच्छा किया भाई ने टाइम पे बता दिया जी। अब स्क्रीन सेम हो गई, तो ये फिर कहानी है। मैं असल में स्क्रीन की तरफ अभी फोकस ही नहीं किया था क्योंकि हम जनरल बातें कर रहे थे। तो क्या सेगमेंटेशन की रीजनिंग समझ आई है? सेगमेंटेशन के कोई एक बंदा मुझे 5 ऐसे फायदे बताए जो एक दूसरे से ओवरलैप ना हो रहे हो, अलग अलग 5 प्योर सेपरेट फायदे। मार्केट कवर हो जाती है, एक फायदा ज्यादा सेल हो जाती है, वैसे तो मार्केट कवर से, लेकिन चलें ठीक है, ज्यादा सेल हो जाती है। 2 हम गैप्स में पहुंच जाते हैं, बड़ी अच्छी बात हो गई। 3 ऑडियंस के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं कि इस तरह के लोगों को इस तरह की मार्केटिंग दिखाएं, उस तरह के बच्चों को उस तरह की मार्केटिंग दिखाएं। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दुकान का किराया तो दे रहे थे, सिर्फ मर्दों के कपड़े रखे थे तो भी किराया दे रहे थे, औरतों के भी रखने शुरू कर दिए, बच्चों के भी रखने शुरू कर दिए, इकोनॉमीज आ गई ना उसी रेंट पे, ज्यादा प्रोडक्ट हो गई, ज्यादा प्रोडक्ट अब हमारे ओवरहेड्स वो कर लेंगी, बर्दाश्त कर लेंगी। अगर इस क्लास पर खर्चा होना ही होना है तो इसी के साथ एक ऑनलाइन को भी जोड़ लिया, तो थोड़ा सा दोनों ने जुड़ के सपोर्ट कर दिया। अगर ऑनलाइन बिल्कुल अलग होता, फिजिकल बिल्कुल अलग होता, तो दोनों पे अलग अलग खर्चा होता। तो जब आप एक ही जगह रह के 2 प्रोडक्ट्स देंगे तो कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे का साथ देंगी और आपके ओवरहेड्स को आपस में डिवाइड कर लेंगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो जाएगी, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन बेहतर होगी, आप ज्यादा बेहतर तरीके से मैच कर सकेंगे। आप ही का कस्टमर अपने जब नीड चेंज करेगा तो आपके पास ही रहेगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। वो बच्चा बड़ा होके भी आपके ही जूते खरीद रहा होगा। तो अक्सर इस तरह के ब्रांड नेम जैसे बीकन हाउस है, वो शुरू से लेके बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके यूनिवर्सिटी तक सारे सेटअप उनके अपने हैं। दरमियान में एफएससी का सेटअप भी दे दिया, ओए लेवल का सेटअप भी दे दिया, यूनिवर्सिटी भी दे दी, पीछे स्कूलिंग का सिस्टम भी दे दिया, ओए लेवल का भी दे दिया। अच्छा अमीरों का सेटअप दिया तो हल्के लोगों के लिए एजुकेटर बीकन हाउस का प्रोजेक्ट है, सस्ता प्रोजेक्ट है, लेकिन बीकन हाउस अपने नाम से करे तो वहां महंगे पैसे नहीं ले सकता। तो अगेन
बीकन हाउस ने अब उस कैटेगरी को भी कवर करना था और उन्होंने कहा बीकन हाउस नाम से कवर करेंगे तो फिर अमीर हमसे भाग जाएंगे, तो अमीरों के लिए नाम बीकन हाउस है, गरीबों के लिए, दरमियान वाले लोगों के लिए एजुकेटर कर दिया, हर तरह की मार्केट कवर कर ली। तो सेगमेंटेशन से फिर आप ज्यादा बड़े मार्केट साइज को कवर कर लेते हैं। जी, कॉलेज के लिए कंकोडिया, कॉलेज के लिए कंकोडिया, यस। एफएससी के जब कॉलेज बना था, एफएससी जरा लो प्रोफाइलर चीज है और ओ लेवल जरा महंगा ब्रांडेड चीज है, तो उधर बीकन हाउस और इधर कंकोडिया एफएससी के लिए। यस, कंकोडिया भी बीकन हाउस का है। अब ये देखिए ना, बिजनेस ऐसा करता है, क्योंकि अगर बीकन हाउस का कॉलेज तो आप फौरन से कहेंगे वो नहीं महंगा होगा, जाना नहीं है, जल जाएंगे। तो जब होगा कंकोडिया, अच्छा चलो जाके देखते हैं कि क्या प्राइस है, तो वो फिर इस तरह से खेलते हैं कि फिर अपने फैमिली ब्रांड नेम को साइड पे करके एक नया लोकल नेम पकड़ते हैं और उससे वो वाला काम शुरू कर देते हैं ताकि मेन प्रोडक्ट खराब ना हो। जी, नौ और ठीक है, डव और लक्स, इन्होंने कहा ये भी सेम है। अब मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन शायद प्रॉक्टर एंड गैम्बल तो नहीं पीछे, लेकिन ये है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल इस तरह से करता है, दो एड्स आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं, हेड एंड शोल्डर होता है जनाब, वो पेंटीन होता है या बायो अमला होता है, हम कहते हैं बड़े कंपैरिटर, बाद में तो लगता है एक ही कंपनी के दोनों से, तो इस तरह से भी होता है। उन्होंने कहा कि एक ही कंपनी ने दो तीन तरह के डिटर्जेंट भी निकाले हुए होते हैं और उनका आपस में कंपटीशन भी कर रहे होते हैं। तो बिजनेसेस इस तरह से खेलते हैं, सोचते हैं काश हमारे पास इतना वक्त होता, काश इस पेपर का इतना फैलाव होता कि हम बहुत सारी बिजनेस की बातें करते। ये बड़ा जुल्म किया है। पहले बिजनेस का एक पूरा पेपर होता था, अब वो एक पेपर के अंदर पोर्शन 50 नंबर का और उसमें भी सस्टेनेबिलिटी डाल दिया, तो बिजनेस बेचारा रह गया दब के कोई 35 से 40 नंबर के दरमियान। लेकिन फिर भी उसके हिसाब से भी हम इंशाल्लाह जबरदस्त डिस्कशन करेंगे। सर, पंजाब कॉलेज का ईफा स्कूल, EFA स्कूल और UCP, यस, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, तो अब वो यही होता है। फिर अलाइड की उन्होंने दे दी, ब्रांचेस दे दी वो स्कूल लेवल पे। ठीक सर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया? जी बिल्कुल, मैंने अभी उस तरफ में नहीं आया। हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे और फिर वो कुछ चीजें छोड़ी हैं। अभी हम मॉडल की तरफ आएंगे और फिर बीच में बातों बातों में कवर करेंगे। मैंने बातों बातों में डिफरेंशिएशन कराई है, लेकिन अभी उसकी इंग्लिश नहीं दिखाई। नहीं जी, चलें फिर आगे। पक्का कोई सवाल नहीं है? सर, ओल्ड बुक में स्ट्रेटेजिक ग्रुप और स्ट्रेटेजिक स्पेस के बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन टॉपिक आ रहा है, जबकि नोट्स में नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस के साथ वो है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा आप आगे देखेंगे तो आपको नजर आएगा। दिखाएं जरा, आना चाहिए, आ रहा है। ठीक है, वो भाई का एक और मैसेज भी आया, अच्छा मिल गया। ठीक है, ठीक है, उन्होंने फिर उस वक्त जज्बाती हो गया, एकदम से परेशान होकर लिख दिया, लेकिन फिर बाद में उन्हें मिल गया। ठीक हो गया जी। तो अब कहानी बढ़ेगी और अब हम समझेंगे मॉडल। अब अगर मैंने आपसे पूछा मॉडल किसे कहते हैं, तो आपने मुझे 10-12 मॉडल्स के नाम बता देने हैं, तो फिर मैं शर्मा सा जाऊंगा, कल्ले लाल हो जाएंगे। तो वो मॉडल वो वाला मॉडल नहीं, जैसे बाइक्स के मॉडल आते हैं ना, मॉडल एक निजाम को कहते हैं कि जी हम पंजाब को मॉडल सूबा बनाना चाहते हैं। एक मॉडल वो होगा, क्या कहते हैं, इतवार बाजार होगा, एक मॉडल फ्रूट मार्केट होगी, उसमें कुछ भी नहीं होगा लेकिन वो मॉडल फ्रूट मार्केट होगी। ठीक है, मॉडल बेसिकली एक खास पैमाने को कहते हैं, एक खास स्ट्रक्चर को कहते हैं। होता क्या है, अब मॉडल्स के पीछे क्या हिस्ट्री है, जब भी दुनिया में मुख्तलिफ लोग रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के बाद कुछ नजरियों पे पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं हर दफा देख रहा हूँ कि बच्चे किस वजह से फेल होते हैं, तो हो सकता है मैं एक आर्टिकल लिखूं या मैं फेसबुक पे एक पोस्ट डालूं या आज के जमाने में एक वीडियो डालूं और मैं कहूँ आओ बच्चों मैं बताता हूँ, अगर आप में ये 4 बातें होंगी तो आप फेल नहीं होगे। कंसिस्टेंसी से पढ़ो, लिख के करो, पास पेपर्स को करो और टेस्ट में हमेशा अपीयर होते रहो। तो इतने सारे तजर्बे, इतने सारे सैकड़ों हजारों लोगों को एक्सपेरिमेंटेशन से गुजारने के बाद मैं जिस नतीजे पे पहुंचाऊंगा तो मैं कहूंगा ये आतिफ आब्दी का 4 नुकाती मॉडल है। ठीक है, और आप वो 4 नुकात को अगर जहन में रख लेंगे तो आपके साथ उतना बुरा नहीं होगा जितना उनके साथ हुआ, जिनको 2 साल टक्कर मारने के बाद समझ आया कि टेस्ट देने बड़े जरूरी होते हैं, रेगुलर रहना बड़ा जरूरी होता है। तो होता बिजनेस के साथ भी ऐसा है। ये भाई ने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करके जब अपनी दुकान पे बैठे और काम शुरू किया तो 5 दिन बाद LDA वाले आ गए। उन्होंने कहा जी LDA के मुताबिक ये ऐसे नहीं होगा। अब इन्होंने सोचा भी नहीं था
इन तो बिजनेस को सोचा था, बिजनेस में खर्चा होता है, ये होता है, वो होता है। एलडीए तो आउट ऑफ सिलेबस था, तो अचानक से नाब एलडीए आ गया। तो चलो एलडीए से निपटे, तो पता लगा कि जी वो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने कहा कि आपके लोग जब यहाँ बैठ के चाय पी रहे होते हैं तो उससे लाहौर का हुस्न खराब होता है। उसका इतना है, अब आप अपने बिजनेस को ऐसे ऐसे करेंगे। चलो खैर उसको डील कर लिया। तो अचानक से एक आ गए पंजाब फूड अथॉरिटी वाले, उन्होंने कहा जी आपके वर्कर ने सर पे कैप नहीं पहनी हुई, अगर आपकी चाय के अंदर आपके वर्कर के सर का बाल गिर गया तो ये अनहाइजीनिक हो जाएगी, मुजर सेहत है, जान जा सकती है किसी की हलक में अगर वो बाल अटक गया। वो अगले तो पता नहीं क्या बना देंगे, वो कहेंगे जी आप 30,000 जुर्माना दें और आइंदा से आपके तमाम लोग कैप्स पहन रहे हो। तो शायद 2 साल टकरे मारने के बाद इनका छोटा भाई जब ये चाय वाला काम शुरू कर रहा हो ना, तो उसे पास बिठा के कहीं यार मैं तुझे बताता हूँ एलडी की दिहाड़ी मुका है मतलब उनके साथ वो कर लेना कि महीने के महीने उनके साथ बैठ के कुछ चाय पानी पी लिया करना। अब जो उन्होंने सीखा होगा और इन्हें समझ आया होगा कि भाई बाकी सारी बातें अपनी जगह, इनको चाय पानी पिलाने से ही काम चलेगा। तो वर्कर्स के कम से कम ड्रेस और जो ग्लव्स और ये चीजें ये जरूरी हैं। ये वैसे भी अच्छा है, कानून कहे ना कहे हमारे लिए भी अच्छा है, हाइजीनिकली अच्छा है। तो इन्होंने 2 साल टकरें खा के जो सीखा होगा ये कुछ बताएंगे, लेकिन हो सकता है इन भाई ने जो 2 साल टकरें खा के सीखा हो, इन्होंने कुछ और बातें भी सीखी हो। तो 100 बिजनेसमैनों ने जो सीखा हो, तो शायद उनमें से सब ये जरूर कहें कि दुकान पे हर वक्त मौजूद होना जरूरी है, लेकिन शायद कोई सफाई का ध्यान रखने की बात करे, कोई कस्टमर की केयर की बात करे, कोई कहे। तो जब इन 100 लोगों को स्टडी करके एक बंदा एक मॉडल बनाना चाहेगा तो वो कहेगा अच्छा बिजनेस चलाने के 10 सुनहरे असूल हैं। तो एक नया बिजनेसमैन वो 100 अलग अलग तजर्बे करने के बजाय इस बंदे का मॉडल पढ़ेगा और अब जब वो अपने बिजनेस पे अप्लाई करेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गड़बड़ें कम हो। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कॉलेज शुरू करे और कॉलेज शुरू करके टकरे मार मार के सीखे कि अच्छा रसीदों का क्या सिस्टम होता है, फॉर्म का क्या सिस्टम होता है, बजाय इसके वो मॉडल देख ले कि हाँ भाई ठीक है, एक कॉलेज में टिपिकली ये 15 तरह के स्टेप होते हैं। आपका फॉर्म का सिस्टम होना चाहिए, आपका रसीद का सिस्टम होना चाहिए, आपके क्लासों का सिस्टम होना चाहिए, आपके कम से कम इतने टीचर होने चाहिए। जब उस बने बनाए मॉडल को फॉलो करेगा तो उसकी जिंदगी के आधे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। समझ रहे? तो ऐसे में बहुत ज्यादा इस तरह के कंसल्टेंट्स और बहुत ज्यादा ऐसे प्रोफेसर बाबे हैं जो कि 90-90, 95-95 साल जिए और उन्होंने यूनिवर्सिटियों में बिजनेस पढ़ाया और फिर सैकड़ों हजारों कंपनियों के बिजनेसेस को देखा और उनमें से देखा कौन कौन सी नाकाम हुई, फिर देखा कौन कौन सी कामयाब हुई, फिर जो कामयाब हुए हुए उनके फीचर्स देखने के बाद अलग अलग तरह के मॉडल्स हमारे पास आए। तो अब वर्ड मॉडल समझ आ रहा है? मॉडल का मतलब यह है कि एक बड़ा सियाना रिसर्चर या शायद यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर या शायद एक ऐसी कंपनी जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, बिजनेस कंसल्टेंसी, वो चीजों को देखेंगे और वो अपने मॉडल जारी करेंगे। एक बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है बीसीजी, ये दुनिया भर को बिजनेस कंसल्टेंसी देते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब बीमार होती हैं तो इनके पास जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन की भी तो मसले है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी चल रही है, अचानक से सेल गिर गई, उसे समझ ही नहीं आ रहा क्यों गिरी। इसलिए गिरी है कि उसके 2 डिपार्टमेंट आपस में गलत तरह के कंफ्लिक्ट में, लेकिन इदारे के बड़ों को नहीं समझ आ रहा। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एनालाइज किया, यानी कि इस तरह के इदारों ने, और बता दिया कि आपके जो क्वालिटी एश्योरेंस और प्रोक्योरमेंट है ना, इनके दरमियान ये रूल यूं सीधा कर दें, आपके मसले हल हो जाएंगे। तो इन कंपनियों को भी अपने बिजनेस बेहतर करने के लिए अपने कंसल्टेंट्स के पास जाना पड़ता है। तो इनमें से अक्सर कंसल्टेंट्स वो हैं जो कंपनियों को कंसल्टेंसी देते हैं, और चूंकि वो कंपनियों को कंसल्टेंसी देने का बिजनेस करते हैं तो उन्होंने भी अपने कुछ जेनेरिक मॉडल बनाए हुए हैं। ये ऐसे ही जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप कब जाएंगे? जब तकलीफ होगी, बीमार होंगे, लेकिन वो डॉक्टर अपने जेनेरिक टोटकों की वीडियो भी शेयर करते रहेंगे कि जी ज्यादती से बचने के ये 5 सुनहरी असूल। आपने आगे पीछे कहीं ना कहीं उसकी वीडियो जरूर लाइक करके वो की हुई होगी कि हाँ भाई ये जो है ना, ये बड़ा काम की बात कर रहा है। कल को आपको कोई बीमारी होगी, आप कहेंगे यार वो बड़ा कमाल डॉक्टर था, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता था, उसके पास जाता हूँ। तो इससे क्या होता है कि ये पब्लिक सर्विस मैसेज से आपकी एक लॉयल्टी बन जाती है उस सर्विस प्रोवाइडर से, और फिर आप उस सर्विस प्रोवाइडर को जाके उससे गाइडेंस लेते हैं या इस तरह से करके। तो ये कंपनियां इसी तरह से करती हैं, और ये जो रिसर्चर हैं इस तरह से करते हैं कि अपने मॉडल्स दे देते हैं दुनिया को, और वो फ्री अवेलेबल होते हैं कि ये मॉडल है, ये मेरी तहकीक है, तुम लोग इसे फॉलो करो, तुम लोगों को अच्छा प्रॉफिट होगा। ये एडवर्टाइजमेंट में भी नहीं। अब अगेन क्या ये एडवर्टाइजमेंट है? ये डिपेंड करता है कि मॉडल डिलीवर करने वाले की क्या नीयत है। फर्ज करें मैं एक वीडियो डालूं फेसबुक पे और मैं कहूं कि प्यारे बच्चों, पास होने के 4 सुनहरे नुस्खे हैं,
इस नियत से डालूं कि मेरे अपने बच्चे मुझे बार बार फेल होते नजर आ रहे हो, मैं क्लासों में भी बताता हूं, फिर मैं सोचूं यार बच्चे तो सारे समझ हैं, तो व्हाई नॉट कि मैं फेसबुक पे एक वीडियो डाल दूं, सबका फायदा हो जाए। अब अगर मेरी नियत ये है तो ये एक इंफॉर्मेशनल मैसेज है। और अगर मैं को यार बच्चे ही नहीं आ रहे, क्या करें, और अचानक से पब्लिक सर्विस मैसेज डालने शुरू कर दूं, प्यारे बच्चों अच्छी पढ़ाई के ये तरीके होते हैं, और जाहिर है जो क्लास में बच्चे बैठे होते हैं उनको तो बहुत अच्छा समझ आ रहा होता है मेरे से, बहरहाल जनरल बातें ये हैं, तो ये ऑटोमेटिकली मार्केटिंग बन जाएगी। सेशन एंड पे अगर मैं ये सोच के क्रैश कोर्स करूं कि हाँ ठीक है सेशन एंड है, अब इस वक्त बच्चे परेशान होंगे, क्रैश कोर्स रखते हैं, फ्री रखते हैं, जो मर्जी आके पढ़ना चाहे पढ़ ले, वो पब्लिक सर्विस बन जाएगी। लेकिन अगर मैं सेशन एंड पे कहूं कि यार ठीक है 4 महीने बच्चा जिस भी कॉलेज से पढ़ा है ना, उसने पढ़ा तो थका हुआ होगा, मैं 10-12 दिन में ऐसा तूफानी पढ़ा दूंगा कि वो कहेगा यार मेरे तो कॉलेज ने 4 महीने में इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जितना ही 12 दिन में पढ़ा गया बंदा। अब ये नियत होगी, तो फिर मैं क्रैश कोर्स में बार बार कॉलेज की मार्केटिंग कर रहा हूँ, अपने बड़े अच्छे निजाम की तारीफ कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो फिर पब्लिक सर्विस मैसेज से मार्केटिंग। तो ये बड़ी बारीक सी लाइन होती है इसके बीच में, इसके पीछे इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समटाइम यूजर्स को नजर आती है, समटाइम यूजर को नजर नहीं आती। तो कई बार यूजर कहता है कितना अच्छा डॉक्टर है, कितनी अच्छी एडवाइस दे रहा है, तो बाद में पता ये लगता है कि फिर लोग उस पेज पे इनबॉक्स में डीएम में जाके मैसेज कर रहे होते हैं, और वो जिस तरह का मसला उस तरह के डॉक्टर के पास रेफर करके अपना कमीशन ले लेता है। तो अगेन ये अब बड़ा मुश्किल हो गया, सोशल मीडिया ने ना अच्छे बुरे लोगों की तमीज खत्म कर दी है। अब जो नियत से करने वाले हैं वो भी उतने ही फनकार लगना शुरू हो गए हैं जितने फनकार हैं। तो ये जो दुख है, मुझे इवन टीचिंग से ये दुख है कि मैं पहले टीचिंग करता था तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट था, अच्छा लगता था, हम सर्व कर रहे हैं और बच्चों की नजर में एक खुशी होती थी कि यार इस बंदे ने मेरी जिंदगी वैल्यूएट की। अब बच्चे को पता है यार सब एक जैसे फनकार हैं, सबकी वीडियोस मिल जाती हैं, सबके सब चोर हैं, सबके सब चीजें बेच रहे हैं। तो जब वो चीज खत्म हो गई तो फिर मैं सोचूंगा कि अच्छा अब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ कमाने के लिए। तो अगर कमाना है तो कमाने के तो मुझे 400 और तरीके भी आते हैं, फिर मैं पढ़ा क्यों रहा हूं। अगर उसमें मेरा पसंद का एलिमेंट रिस्पेक्ट और मेरे पसंद का एलिमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट अगर वो माइनस हो गए तो फिर कहानी दूसरी तरफ चली जाएगी। तो अगेन ये बिल्कुल इन्होंने बड़ा दिल को छूती हुई बात कर दी कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है डिफाइन करना कि कब मार्केटिंग है और कब पब्लिक सर्विस है। ये डिपेंड करता है टाइमिंग ऑफ द मैसेज पे। सेशन के एंड बीच में जब कोई एडमिशन सीजन नहीं चल रहा, अगर उस वक्त बात हो रही हो तो वो थोड़ी ज्यादा साफ है। अगर एडमिशंस होने से 3 दिन पहले अचानक से मैं आके बताना शुरू कर दूं कि नहीं प्यारे बच्चों मैं बताता हूं गलतियां क्या होती हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा सा मार्केटिंग के करीब जा सकती है बात। तो ये जो मॉडल्स हैं, ये मॉडल देने वाले अगर मॉडल जनरली कभी भी आके दे दें तो वो एक पब्लिक सर्विस है। लेकिन अगर ये देखें कि एक बीमारी आ गई है, फर्ज करें कोविड के दौरान बिजनेस कैसे चलाना है के ऊपर एक मॉडल दिया जाए एंड उस वक्त जब 2 दिन पहले लॉकडाउन हुआ, तो शायद इसमें बहुत ज्यादा कमर्शियल गेम हासिल की जा सकती है। तो ये मॉडल्स इस वक्त हमारी टेंशन ये है कि ये नेक नियति से ये मॉडल्स देते हैं, दुनिया इन मॉडल्स को पढ़ती है और कम टाइम में ज्यादा तरक्की करती है। तो ऐसे में जिस मॉडल को हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है पोर्टर का मॉडल। पोर्टर कंपटीशन में आप पेपर में बैठे हो और वो पूछें कि हाँ भाई ये एक जो कंपटीशन है इसमें आप बताएं कि ये वाला मॉडल जो है वो किन साहब का है, तो आप आंखें बंद करके पोर्टर बोल सकते हैं। पोर्टर 5 फोर्सेस दूसरा ही सफा होगा गालबन। पोर्टर 5 फोर्सेस एक मॉडल है, आपको एक अजीबोगरीब सी डायग्राम नजर आ रही होगी, इग्नोर कर दें उसे। एक बिजनेस का पहला चैलेंज, कौन सी इंडस्ट्री, पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैं उसमें क्या करूं। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मुझे बिजनेस शुरू करना है, तो सबसे पहला कीमती सवाल क्या है, इंडस्ट्री कौन सी। मैं एजुकेशन में जाऊं, मैं फूड में जाऊं, मैं कंस्ट्रक्शन में जाऊं, मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में जाऊं, मैं टेक्सटाइल में जाऊं, मैं सर्विसेज में जाऊं, मैं हेयर ड्रेसर वाली साइड पे जाऊं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज। पहला सवाल इंडस्ट्री कौन सी चूज हो, फिर अगला सवाल जो इंडस्ट्री चूज हो जाए उसमें मैं क्या करूं। इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, मैं कौन सा सेगमेंट पकड़ूं, मैं कौन सी मार्केट पकड़ूं और उस मार्केट के सारे सेक्टर्स को कवर करूं या किसी नीश एक खास सिलेक्टेड फोकस एरिया कि मैं सिर्फ उस फोकस पे काम करूं। तो पोर्टर का ये वाला मॉडल है ना, ये पहले वाले सवाल के बारे में।
कौन सी इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में जाऊं, कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी इंडस्ट्री में जाने से ज्यादा फायदा होगा जी। हाँ, अब पोर्टर का जो मॉडल है वो इंडस्ट्री या कौन से बिजनेस को सिलेक्ट किया जाए इसके बारे में। फिर जब मैं अगले उस पे जाऊंगा, अगले लेवल पे जाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि मैं वहां क्या करूं। तो वहां मुझे देखना होगा कि मेरे कंपेटिटर क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, और मेरी क्या स्ट्रेंथ है, चैप्टर नंबर 5। दो एनालिसिस करना, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस ये चैप्टर बता रहा है जिसमें हम फिर रहे हैं। इंटरनल एनालिसिस अगला चैप्टर जो अगली वीक में हम जिसके ऊपर बातें कर रहे होंगे। तो मैंने ये दोनों तरह के एनालिसिस करने के बाद देखना है कि मैं क्या करूं उसमें। लेकिन इस सबसे पहले एक सवाल है कि इंडस्ट्री कौन सी। अब अगेन भाई ने कहा जिसमें इंटरेस्ट हो। मुझे इंटरेस्ट किताबें पढ़ने पढ़ाने में है, लेकिन किताबें पढ़ने में प्रॉफिट नहीं है। मैं लाइब्रेरी शुरू करूं और लोगों को किराए पे किताब दूं, लोग अब शौक से किताबें नहीं पढ़ते। मेरा इंटरेस्ट बहुत है। अब जब बिजनेस आता है ना तो वहां इमोशंस थोड़े से साइड पे हो जाते हैं। तो अगर मैं वो वाला काम शुरू करूं जो मुझे पसंद है और वो ज्यादा कमर्शियल नहीं है, तो शायद बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत फैसला है। हाँ, जज्बाती पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैं जज्बाती इंसान हूं, तो सीए का कॉलेज प्रॉफिटेबल काम नहीं है, लेकिन जज्बात से कनेक्ट करता है। कैसे नहीं है वो भी अभी हम देखेंगे, इसी मॉडल से समझ आ जाएगा। तो इस मॉडल ने आपको बताया कि आपने जिस सेक्टर में जाना है ना, आपने 5 फैक्टर्स देखने हैं। एक फैक्टर आपने देखना है कि वहां राइवलरी किस लेवल की है। अब अगेन जिस इंडस्ट्री में जाए वहां पे भी चल जाएगा, और उस इंडस्ट्री के कौन से सेक्टर में जाए वहां पे भी मॉडल चल जाएगा। यानी मुझे किस जगह घुस के बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए हम ये 5 फोर्सेस मॉडल की तरफ आएंगे। तो इसमें 5 एलिमेंट्स होंगे जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे राइवलरी को। मैंने सोचा चाय वाला काम शुरू करते हैं, तो देखा चाय वाले काम में क्या है, पता लगा कि इस इलाके के आसपास 15-20 कंपेटिटर है। मैंने कहा अच्छा मैं कारपेंटर का काम शुरू करता हूँ, लकड़ी का काम हो और लकड़ी की चीजें बना बना के दें। तो मैंने देखा जो एरिया जिसको मैं सोच रहा था, उस एरिया में 3 कारपेंटर्स थे। अभी डिपेंड करता है कि आप कौन सी मार्केट को सोच रहे हैं। अगर आप सिर्फ इतनी सी जगह को सोच रहे हैं, अगर पूरे पाकिस्तान को सोच रहे हैं, तो प्लेयर्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। मेरे पास पैसे हैं, मैं सोच रहा हूँ पंखा बनाने वाली कंपनी ना शुरू कर लूं। तो देखूंगा पंखे में तो बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं, मिलते जुलते हैं। पंखे की प्राइस भी मिलती जुलती है, पंखे की क्वालिटी भी मिलती जुलती है, पंखे के जो फीचर्स हैं और गारंटी है वो भी मिलती जुलती है। अच्छा, दरवाजा बनाने वाली कंपनी। अब दरवाजा बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले तो बहुत हैं, प्योर दरवाजा, अकेला सिर्फ दरवाजा बनाने वाले, तो पता लगा कि वो कंपेटिटर्स कम है। पूरे पाकिस्तान में 6-7 ऐसे स्पेशलाइज्ड इदारे हैं जो सिर्फ दरवाजा बनाते हैं। तो मैं जो भी काम, मैं कहा कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी बना लेता हूँ। तो सॉफ्ट ड्रिंक में तो बहुत ही थोड़े से प्लेयर हैं, पेप्सी, कोक, थोड़ा सा गोरमे, थोड़ा सा मेजान, कहानी खत्म। मार्केट का थोड़ा सा शेयर गोरमे के पास, वो भी पंजाब फोकस जरा ज्यादा। और मेजान, पता नहीं आपको मेजान का आइडिया नहीं। ये जो कोला नेक्स्ट है, ये मेजान की प्रोडक्ट है। कस्टमर की लॉयल्टी किस प्रोडक्ट से ज्यादा है, उस हिसाब से उसकी चीज ज्यादा होगी। हाँ, अब अगेन ये जो अचानक से मेजान और गोरमे की बोतलें ज्यादा बिकना शुरू हो गई, इसके पीछे सोशल फैक्टर आ गया। वो फिर अगला मसला है, वो चैप्टर 1 से 3 तक वो पेस्टल वाला मॉडल में बताएगा कि सिर्फ इतना ही नहीं है। ये पोर्टर ने जो बोला अपनी जगह, और मैं कुछ और बताऊं, कुछ और चीजें भी हैं। पॉलिटिक्स भी देखो, सोसाइटी को भी देखो, टेक्नोलॉजी को भी देखो, समझ रहे हैं। तो इनमें से कोई एक मॉडल परफेक्ट सोल्यूशन नहीं दे रहा, हर मॉडल आपको कुछ अलग अलग तरह की गाइडेंस दे रहा है। लेकिन जब आप इन सारे मॉडल्स को कलेक्टिवली फॉलो करते हैं, तो आप एक अच्छा बिजनेस कम कॉस्ट में कर जाते हैं और आप कम से कम तकलीफ से गुजरते हैं। तो सबसे पहले देखें राइवलरी कितनी है। तो जिस बिजनेस में थोड़े कंपेटिटर होंगे वहां राइवलरी कम होगी, मार्जिन होगा। 3 प्लेयर हैं तो चौथे 5वें के पास आने में मार्जिन है। तो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी में यस घुसने में फायदा है, अभी भी फायदा है। अब वही बात है कि जो पूरे पाकिस्तान में बोतल पीनी है, पाकिस्तान में 1 महीने में 1 अरब बोतल पी जाती है, 1 महीने में
1 अरब बोतल, इतनी बड़ी मार्केट है और प्लेयर्स हैं 2 मेन और 2 गुजारा मुजारा। खैर गुजारा मुजारा भी बहुत ऊपर है, लेकिन जितना बड़ा मार्केट साइज है वो कुछ भी नहीं है उनके पास शेयर, मिजान के पास और गुरमे के पास। पेप्सी कोक ने पूरा शेयर मार्केट का पूरा पाकिस्तान कवर किया हुआ है। तो इतनी बड़ी मार्केट। अब एक मार्केट है सीए पढ़ने वाले बच्चे, किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा पीयर हो जाए बच्चे तो 8-9 हज़ार पीयर हो जाते हैं, पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड हुए हुए हैं। तो एक वो मार्केट है जिसका टोटल ग्राहक है एट द स्पॉट 20-25 हज़ार, और एक वो मार्केट है जिसमें महीने में 1 अरब बाइंग होनी है, 1 अरब ट्रांजैक्शंस होनी है। तो कितनी बड़ी मार्केट है। उस उतनी सी मार्केट में 1 रुपए के मार्जिन पे भी अरब अरब से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अब वही वाली बात है कि मार्केट को देखें और कंपेटिटर्स को देखें तो कितनी जबरदस्त मार्केट है बेवरेजेस वाली। लेकिन एक फैक्टर की बेस पे डिसीजन लिया तो गलत है। फैक्टर्स हैं 5। पहला फैक्टर क्या है? राइवलरी। राइवलरी ज्यादा कब होगी? जब ज्यादा प्लेयर्स होंगे, मिलती जुलती प्रोडक्ट देंगे, मुकाबले चल रहे होंगे, प्राइस वॉर चल रही होगी, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होंगे और कंज्यूमर के लिए एक से दूसरे पे शिफ्ट करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पुराना जमाना था सीए में, अगर आप एक कॉलेज को छोड़ के दूसरे कॉलेज जाते तो एनओसी लेनी पड़ती थी कॉलेज से। कॉलेज एनओसी नहीं देता था, तो आसान नहीं था कॉलेज स्विच करना। अब दिन में 3 दफा कॉलेज स्विच हो रहा होता है। तो उस वक्त सीए का कॉलेज करने का बिजनेस उस जमाने में बहुत जबरदस्त था, और इस जमाने में अच्छा खासा नुकसान है या अच्छे खासे इसमें फैक्टर्स हैं। तो बिजनेस जब भी आपने शुरू करना है तो आपने देखना है 5 फैक्टर्स। एक फैक्टर राइवलरी। अब राइवलरी रटा मारने की जरूरत ही नहीं है, राइवलरी कब ज्यादा होगी आप बड़े आराम से गेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ज्यादा प्लेयर्स ज्यादा राइवलरी, मिलती जुलती प्रोडक्ट ज्यादा राइवलरी। अगर एक ब्लैक कलर वाली बोतल दे रहा है और एक व्हाइट कलर वाली बोतल दे रहा है और दोनों के फीचर्स में फर्क है तो ये राइवलरी नहीं है। राइवलरी ये कि दोनों की काले रंग की बोतल है और मिलता जुलता टेस्ट है, और कंज्यूमर को एक बोतल नहीं मिली, उसने गंदा सा फोन आया, कहा अच्छा चलो दूसरी दे दो, खत्म कहानी, एक झटके में फारिग। तो अगर इतने क्लोज सब्स्टिट्यूट है फिर तो बड़ा जबरदस्त किस्म का मुकाबला है। मार्केट का करीब करीब का शेयर हो सबके पास, तो मैं बेवरेजेस में नहीं कहूंगा कि जालिम राइवलरी है। हाँ, अगर 10 प्लेयर्स होते और हर किसी के पास मार्केट का 10-11% होता और एक जबरदस्त कंपटीशन होता और कंज्यूमर को जीतने के लिए पागल हुए पड़े होते, जैसे हमारी टेलीकम्युनिकेशन, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत जालिम मुकाबला है, मिलती जुलती सर्विस है, मिलती जुलती प्राइसिंग है, तो देखें क्या हो रहा है, सबके सब रो रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं बना पा रहा। मर्ज होना पड़ रहा है, मर्ज होने के बाद नहीं प्रॉफिट बन पा रहे, क्योंकि कंपटीशन की वजह से रेट कहां से कहां चले गए। इसमें अब डिपेंड करता है कि इसमें मोनोपोली आ जाए। मोनोपोली कब आती है? जब मार्केट में 1 या 2-3 बड़े प्लेयर्स हो मिलके चल रहे हो। हम ये जो स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं किस वक्त की पढ़ रहे हैं? आई एम अबाउट टू एंटर इनटू एनी बिजनेस। अब कहीं किसी की मोनोपोली है तो मैं कहूंगा यार ये तो मजा आएगा, यार इधर तो खेलेंगे, मैं थोड़ी सी भी मार्केट वो खींच लूं तो 10% आ जाएगी, और पंखों वाले 20 प्लेयर में घुस के बहुत तूफानी मुकाबला करके 3% मार्केट मिलेगी। तो 3% मार्केट की तरफ जाऊं या 10% की तरफ? लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है ना, किसमें पैसे ज्यादा लगने हैं, किधर सप्लायर के हाथों में नाचना पड़ेगा, किधर कस्टमर पागल कर देगा। फैक्टर एक थोड़ी है। तो अभी हमने 5 फैक्टर्स में से एक फैक्टर देखा है। पोर्टर कहता है देयर आर 5 फोर्सेस, 5 ऐसी कुव्वतें हैं जो डिफाइन करती हैं कि कौन सी इंडस्ट्री या उसका कौन सा सेक्टर ज्यादा अच्छा है। जरूरी नहीं कि ज्यादा अच्छा सोच के मैं खुश हो जाऊं, मुझे समझ आ गया कि बेवरेजेस अच्छी हैं लेकिन मुझे बनानी नहीं आती। चैप्टर नंबर 5, अगर मेरे पास वो कंपिटेंस नहीं है तो चाहे बिजनेस अच्छा है मैं उसमें नहीं घुसूंगा। हाँ, अगर बिजनेस भी अच्छा है और मैं भी तगड़ा हूं और कंपेटिटर्स भी कम है तो घुस जाना चाहिए। तो ये सबसे पहला स्टेप आपको बताएगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री अच्छी होती है। फिर हम देखेंगे मेरे कंपेटिटर क्या कर रहे हैं, फिर मैं देखूंगा मेरी क्या स्ट्रेंथ है, और इन सबको एनालाइज करके मैं एक बिजनेस डिसीजन ले लूंगा। लेने से पहले एथिक्स को फॉलो करना है। तो टेक्निकली हमारा टोटल जो कोर एरिया ना वो इन 3 चैप्टर्स में घूम रहे हैं। 3 भी क्या, 2 में ज्यादा घूम रहे हैं, ये 4 और 5। एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल यानी कि कंपेटिटर्स का एनालिसिस,
और इंटरनल यानी कि मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस, मेरे रिसोर्सेज, मैं कहां पे खड़ा हूं। तो कॉलेज वाला काम अगर बहुत अच्छा हो और मैं खुद टीचर नहीं हूं और मैं डिपेंडेंट हो जाऊं कुछ एक्सटर्नल टीचर्स पे, तो लुट जाएगा। इस वक्त सिवाय बिल्कुल अच्छे पत्थर के जमाने में बने हुए जो सीए के कॉलेज हैं, जो उस वक्त बने थे जब मतलब बहुत ज्यादा ये इस तरह से मार्केट नहीं थी और कॉलेज एक्सप्लॉइट करते थे, उन शुरू के 2 कॉलेजेस के अलावा जितने कॉलेजेस हैं दे आर हेडेड बाय टीचर्स। अगर एक इन्वेस्टर आके हेड करता है तो टीचर पागल बना देते हैं उसे, कंट्रोल में थोड़ी आते हैं टीचर्स। टीचर अगर आगे सर्व कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो हर वक्त कॉलेज बच्चे टीचर के हाथों में चल रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर है वो तो समझेगा वो एक बेकार इंसान है, वो सिर्फ पैसे लगा के बैठा हुआ होगा और बाकी तो टीचर्स के रहमो करम पे होगा। तो इसलिए ये मॉडल चला ही नहीं। हर जगह जहां जहां इन्वेस्टर कॉलेज शुरू करते थे आहिस्ता आहिस्ता फ्लॉप हो गए और अब वही कॉलेज सर्वाइव कर रहे हैं जो टीचर्स ने मिलकर बनाए हुए हैं। इन्वेस्टर को तो प्रॉफिट चाहिए होगा, आपको प्रॉफिट चाहिए जी, अब अगेन वही वाली बात है कि जो इन्वेस्टर होता है ना उसको प्रॉफिट चाहिए होता है, और प्रॉफिट नहीं मिलेगा जब आपका सप्लायर महंगा होगा और कस्टमर सस्ता होगा। वो तो मर गया दरमियान में। और उसके बाद भी जानता कौन होगा उस इन्वेस्टर को? कॉलेज में लोग कहते हैं ये टीचर वो टीचर वो टीचर, किसी को थोड़ी पता होता है पीछे इन्वेस्टर कौन है, असल मालिक कौन है, सीईओ कौन है, वो तो गुमनाम होता है। पैक का भी तो इन्वेस्टर अगेन इन्होंने कहा फिर पैक के भी तो इन्वेस्टर वाला चक्कर होगा। पैक जिन साहब की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो उसके लीड टीचर रहे हैं, अब आपको नजर नहीं आते जाफर साहब। वो मेरे जमाने के मतलब मैं बड़ा फैन था उनका, वो ऑडिट के बहुत चैंपियन टीचर होते थे। तो अगेन अब आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम बनते बनते आगे आते 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 और अभी भी मतलब आप लोगों को नहीं आइडिया होगा, वहां पे भी अभी पार्टनरशिप मुख्तलिफ टीचर्स के साथ उनकी है। ऐਵੇਂ नहीं अचानक लोग जज्बाती हो जाता है। तो सिर्फ एक ही ऐसा कॉलेज बच गया जो सिर्फ इन्वेस्टर चला रहा है, स्कैंस। बाकी सारे कॉलेजेस, क्योंकि इसकी नेचर ऐसी है कि इन्वेस्टर की पोजीशन ही कोई नहीं ना, वो मतलब पैसे लेके आ रहा है और जितने पैसे वो कैपिटल में लेके आएगा उतने एक सेशन के रेवेन्यू से जनरेट हो जाएंगे। टीचर पैसे निकाल के कहेगा ये पकड़ो तुम्हारा कैपेक्स, डेबिट क्रेडिट सीधा करके उसे कहेगा कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट हुआ था बिजनेस में, ये लो कैश क्रेडिट, कैपिटल डेबिट, फारिग। तो अगेन ये बिजनेस टू बिजनेस भी वेरी करता है। तो राइवलरी हमें समझ आ गई। अब राइवलरी के बाद जरा एक साइड पे जाके सप्लायर्स को समझ लेते हैं और एक साइड पे जाके कस्टमर्स को समझ लेते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां कस्टमर इज द किंग, कस्टमर किंग है, जो कस्टमर कहेगा वैसे ही होगा। कस्टमर की बात सुनी जा रही है, रेट भी कस्टमर रेगुलेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मजबूर है बिजनेस कि वो कस्टमर की बात सुने, क्वालिटी भी उसे अच्छी देगा, उसकी पसंद के रेट पे देगा। तो एज अ बिजनेस तो वो रुल गया। और अगर कुछ जगह बिजनेस ऐसा हो कि भाई कस्टमर को कहा भाई ये प्राइस है, ये ऐसे है, चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो निकल जाओ, जहां कस्टमर की कोई वर्थ नहीं है वहां बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है। अब बिजनेस बन के सोचो ना, बिजनेस को तब प्रॉफिट आएगा जब वो कस्टमर के नाज नखरे ना बर्दाश्त करे, जब कस्टमर से ज्यादा पैसे ले और हल्की चीज दे। लेकिन अगर अच्छी चीज देनी पड़ी और पैसे कम लिए, तो अगर किसी बिजनेस सेक्टर को आप देखते हैं या इंडस्ट्री को देखते हैं कि यहाँ तो कस्टमर राज कर रहा है, वो एक अच्छा बिजनेस नहीं है एंटर होने के लिए। अगेन मैंने जिस टाइम पे पढ़ा था उस टाइम पे कॉलेज राज करता था और कस्टमर रोता था। हम कॉलेज से रजिस्टर होते थे, कॉलेज के थ्रू हमारा दाखला जाता था, कॉलेज का मिड टर्म मॉक पास करते थे तो कॉलेज इजाजत देता था कि आईकेएफ में अपीयर हो। कॉलेज स्विच करने के लिए एनओसी लेनी पड़ती थी। कॉलेज डिसाइड करता था कि इस 6 महीने बाद हम आईकेएफ का पेपर दें या अगली दफा पेपर दें। बच्चा तो रुल गया, तो कॉलेज तो पावर में आ गया। तो दैट वाज द टाइम के पोर्टर 5 फोर्सेस के मुताबिक कस्टमर्स के पास बार्गेनिंग पावर नहीं थी। जब नहीं थी तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन आज यही पोर्टर भाई जब आज के दौर के सीए के कॉलेजेस के हालात देखेंगे और कस्टमर्स के हालात देखेंगे तो कहेंगे नहीं भाई आज तो बच्चों के पास पावर है। अब वो एक बच्चा मुझे मेल पे उसने कहा कि सर वो मेरे हालात पतले हैं, मुझे अगर आप डिस्काउंट वो कर दें इस तरह से करके इतने हजार का,
वैसे बाय द वे मैंने एक और जगह भी बात की, उन्होंने मुझे इतना डिस्काउंट तो कोट कर दिया। अब वो बार्गेन पे किया, अच्छा वही उतना वो मुझे दे रहे हैं, तुम बताओ तुम्हारा क्या रेट है। मुझे लगा कि मैं कोई शायद सब्जियां बेच रहा हूँ या पता नहीं, मतलब टैके से कि मतलब पहले के हाँ सर वो मैं सलाब से मुतासिर हूँ और इस तरह से करके, तो अब मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, आप मुझे अगर इतने में पढ़ा सके। वैसे मैंने एक और कॉलेज से इतने में तो बात मुकाई हुई है। मुझे टोन ही नहीं समझ आई कि मतलब ये इसको फेवर चाहिए या ये मुकाबला करवाना चाह रहा है या ये बता रहा है कि तुम अकेले अच्छे थोड़ी हो, दूसरे लोग भी अच्छे हैं। तो अब जब कंज्यूमर इस पॉइंट पे होगा तो वो बिजनेस तो नहीं चलेगा। अगर कंज्यूमर अपनी पसंद के कॉलेज में, अपनी पसंद के टाइम पे, अपनी पसंद के मॉड में क्लास पढ़ रहा होगा, अपनी पसंद की फीस में, तो बिजनेस सेंस तो आउट हो जाएगी। तो अगर 20 साल पहले जितनी फीस हो, 20 साल बाद भी अगर उतनी फीस हो, तो बिजनेसेस तो नहीं सरवाइव कर सकेंगे। तो कस्टमर के पास अगर पावर आ गई तो ये पोर्टर 5 फोर्सेस के मुताबिक अच्छी ऑप्शन नहीं है। कस्टमर के पास कब बार्गेनिंग पावर होती है, क्या फैक्टर्स आपके जहन में आते हैं? ज्यादा मार्केट में जाते हैं उस हिसाब से। जब सप्लायर बहुत सारे हो, मार्केट बनी हुई हो, कंपटीशन चल रहा हो, और जब कस्टमर सियाना हो, इन्फॉर्म्ड हो। जो सियाना कस्टमर नहीं हो तो वो बेवकूफ बन जाता है। जब कस्टमर वावा सियाना हो, वो 4 जगह से रेट लेके बैठा हुआ, इवन डिस्काउंट के भी 4 जगह से रेट लेके बैठा हुआ। अच्छा 4 जगह छोड़े, फिर कॉलेज के अंदर आके 4 अलग अलग से रेट लेके बैठा हुआ। एक ने कहा सर वो मुबशर साहब ने तो इतना डिस्काउंट दिया, फलाना साहब ने इतना दिया, अब आप बताएं, आप सबसे ऊपर हैं, आप कितना देंगे डिस्काउंट? मैं यार तुम अजीब ही एक अलग दुनिया में बह रहे हो। तो जब कस्टमर इतना ज्यादा आजाद हो जाए तो बार्गेनिंग पावर कस्टमर के पास है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेक्टर में घुसना हमाकत होगी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वो भाई वाली बात, जज्बात, कुछ जज्बात में भी लोग बहरे होते हैं, तो वो मतलब मैं आपकी जुमले की कदर करता हूँ, लेकिन बिजनेस, द वर्ड बिजनेस, दुनिया ऑफ बिजनेस में ये हमाकत है, ये बेवकूफी है कि आप जज्बात की रूह में आके फिर उसे बिजनेस मत कहें, आप उसे कहें ये शौक है। इफ दिस इज बिजनेस, दिस हैज टू बी डन विद प्रॉफिट। बिजनेस की डेफिनेशन ये है कि एक एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। तो अगर आप प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं कर रहे तो वो फिर वो बिजनेस ना कहें, उसको एक इदारा कह सकते हैं, आप बिजनेस नहीं कह सकते। और जिसके कॉलेज के नाम में बिजनेस हो, लेकिन वो बिजनेस इंटेलिजेंस है, दैट इज नॉट बिजनेस। ऐसा स्कूल है जो बिजनेस की इंटेलिजेंस सिखाता है, खुद बिजनेस नहीं करना आता बेचारे को, क्योंकि वो जज्बाती है। ये भी तो प्रॉब्लम है ना जी। हाँ सर ये वाकई में है भाईजान, अभी तो कहानी शुरू हुई है, मैं तो हर दिन रोना है। सप्लायर्स, सप्लायर कौन लोग होते हैं? जो आपको वो चीज प्रोवाइड करते हैं जो आपने आगे बेचनी है। एजुकेशन सेक्टर में शायद टीचर सप्लायर हो जाएंगे। बोतलों वाले बिजनेस में जो आपको शीशे की बोतलें दे रहा है, जो आपको लिक्विड सप्लाई कर रहा है, जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, वो सप्लायर बन जाएगा। तो पंखों के अंदर जो है जो आपको पर प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको मशीन प्रोवाइड कर रहा है, पाकिस्तान में तो कहानी बड़ी आसान सी है, इंपोर्ट कर लो, पूरी मशीन बाहर से आ जाती है। आपको पता है पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द पंखे बनते ही नहीं, बाहर से मशीन इंपोर्ट होती है, पंखे पाकिस्तान से हम जोड़ देते हैं। इतने दुख की बात है, ये जो मेरे सर पे लगा हुआ एसी है, हर घर की नीड है तकरीबन। कितने होंगे पाकिस्तान में एसी? कितने एसी होंगे? लाखों तादाद में होंगे। इसका कंप्रेसर पाकिस्तान में बनता ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान में एक सिंगल कंपनी इसका कंप्रेसर नहीं बना रही, एक भी कंपनी। सारी कंपनियां कंप्रेसर इंपोर्ट करती हैं और अपना खोपा चढ़ा देती हैं। अक्सर अंदर से एक ही एसी होता है और बाहर किसी पे हायर लिखा हुआ होता है, किसी पे डोनस लिखा होता है, किसी पे कुछ लिखा होता है। कोई खोपा बड़ा कर देता है, कोई छोटा कर देता है, कोई थोड़ा सा उसका रंग बदल देता है, कोई उसमें वाईफाई फिट कर देता है। सबके सब गिनती के चंद सप्लायर से माल मंगवा रहे हैं और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही। इतनी बड़ी मार्केट है, लोगों तो ध्यान ही नहीं कर रहे। क्यों? बिजली लगेगी, लेबर लगेगी, रिस्क होगा, चला ना चला। ये आसान काम है कि जी लाख का इंपोर्ट किया, 1.5 लाख में आगे चेप दिया, तो पूरी की पूरी कौम आसान बिजनेस पे चली गई। तो हमारे यहाँ कुकिंग ऑयल जैसी चीज इंपोर्ट होती है, ज़राअत वाला मुल्क है, पत्ती इंपोर्ट होती है,
और हल्की फुल्की नहीं, आपने गूगल पे सर्च करना है, चैट जीपीटी से पूछ लेना, वो आपको बताएगा कितनी बड़ी वैल्यू में हम डॉलर्स पे करते हैं पत्ती की इंपोर्ट पे। हमारी गाड़ियां नहीं बनती हैं, सैंपल होती हैं, बाहर से पुर्जे इंपोर्ट होते हैं, इधर वाली कंपनियां जोड़ देती हैं और गाड़ी बना देती हैं। मोटर बाइक के मैक्सिमम पार्ट्स बाहर से आते हैं। तो सप्लायर वो है जिससे आपको ये माल आ रहा है। सिर्फ कपड़े के काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। हम तकरीबन कपड़े का ही काम करने पे रह गए हैं, और वो भी उस काम में भी बहुत सारे और लोग एंटर हो गए हैं, बाहर से इन्वेस्टर ऐसे ही है। तो वो कई दफा दूसरे मुल्क जाके खुशी होती है कि वहां आप जाएं, एक जगह पे बड़ा जबरदस्त सा कपड़ा नजर आया, अच्छी प्राइस, आप कहते हैं यार इस तरह की चीज पाकिस्तान में नहीं मिलती। उसका टैग में देखते हैं तो लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान। कुछ मुल्कों में तो दुबई शुबई वगैरह में तो लिख भी देते हैं, बाहर के मुल्क वो कहते हैं पाकिस्तान लिखा होगा तो लोग दहशतगर्द समझेंगे, वो टैग शैग बदल देते हैं। सप्लायर के पास कितनी पावर है? पंखे का बिजनेस, जब सारे पंखे वालों ने इंपोर्ट करना है तो देखेंगे कि जो इंपोर्टर है या जो एक मेन सप्लायर है, एक बंदा, दो बंदे, चार बंदे हैं। पंखे का ऐसा काम है कि आप आज फेसबुक पे डालो मैंने पंखे को इंपोर्ट करना है, आपको 100 लोग इनबॉक्स में आ जाएंगे यार मैं तुम्हें इंपोर्ट कर देता हूँ। अन्य सप्लायर, जब सप्लायर इतने सारे हैं तो क्या बार्गेनिंग पावर होगी? सप्लायर्स के पास जब इतने सारे हैं, एक ने खराब रेट दिया दूसरे से पूछ ले, दूसरे खराब दिया तीसरे से वो कर ले। जैसे मैट्रिक के टीचर्स, 5वीं टीचर्स, 7वीं के टीचर्स, सप्लाई में बहुत ज्यादा है, बार्गेनिंग पावर नहीं है। लेकिन जितना जितना आप हायर एजुकेशन की तरफ आते चले जाएंगे, टीचर्स कम होते जाएंगे, बार्गेनिंग पावर बढ़ती जाएगी। तो सीए में सप्लायर ही नहीं मिलता है। नेम अ सब्जेक्ट और 6 टीचर्स के नाम के बाद हम कहते हैं बस खत्म हो गई कहानी। ये तो फिर न्यूमेरिकल में, थ्योरी में 3-4 के बाद कहानी खत्म हो जाती है। हाँ, 4-5 फेसबुक जरूर सजेस्ट कर रहा होता है, एक अलग कहानी चल रही होती है, एम्बेसडर्स की एक अलग दुनिया चल रही होती है। लेकिन कितने जुल्म की बात है, पाकिस्तान में अगर 25-30 कॉलेज हैं तो हमें एक सब्जेक्ट में 6 से ज्यादा अच्छे सप्लायर नहीं मिल रहे। तो जब 6 सप्लायर होंगे और 25 लोग उन्हें खींचने वाले होंगे तो क्या ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल है? खराब बिजनेस मॉडल है। क्यों? सप्लायर हैज द बार्गेनिंग पावर। अब मुझे सोच के बताएं कि सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर कब होती होगी? जब कम सप्लायर्स हो, जब उनकी प्रोडक्ट जरा यूनिक किस्म की हो कि अच्छा भाई इससे पंखा नहीं लूंगा तो इससे लूंगा, तो आप ये नहीं कह सकते इससे लॉ नहीं पढ़वाऊंगा इससे पढ़वा लूंगा। लॉ पढ़ाने वाले बंदे में फर्क है। तो इसका मतलब है जब सप्लायर के पास एक यूनिक प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, तो फिर पावर है उसके पास। और अगर मिलती जुलती प्रोडक्ट है, बहुत सारे सप्लायर हैं, तो बार्गेनिंग पावर नहीं है। कहानी कुछ समझ आ रही है? देन 2 और फैक्टर्स, न्यू एंट्रेंट्स और न्यू सब्स्टिट्यूट्स। आप जिस बिजनेस में घुस रहे हैं, क्या उसमें न्यू एंट्रेंट्स के आने के चांसेस तो नहीं है? आपको किसी ने बताया पंखे का बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, इधर से इंपोर्ट करो, ऐसे करो और आराम से मिडल मैन बन जाओ, प्रॉफिट बन जाता है। आप बड़े खुश हुए, बिजनेस शुरू किया, महीने में प्रॉफिट आना शुरू हो गया, आपने 4 अपने दोस्तों को बताया, 15 रिश्तेदारों को बताया। 2 महीने बाद 10 दुकानें थी जो आपके ही दोस्त और रिश्तेदारों की थी आपकी दुकान के साथ। अगर एक बिजनेस इतना आसान है कि उसमें घुसना इतना आसान है, तो फिर सारे ही लोग घुस जाएंगे उस बिजनेस में। तो अगर ये चाय पराठे वाला काम आपको इतना ही सिंपल लग रहा है, तो फिर आप अकेले नहीं है, आप जैसे सैकड़ों लोगों को ये सिंपल लग रहा है, तो फिर ये मजे का बिजनेस नहीं है जिसमें बहुत आसान है एंटर होना। लेकिन बेवरेजेस, ड्रिंक्स कई आसान है। बहुत महंगे महंगे प्लांट इंपोर्ट करो, बड़े जबरदस्त सेटअप लगाओ, क्वालिटी एश्योरेंस का पता नहीं क्या क्या करो, 15,000 तरह की एजेंसियों से अप्रूवल लो, इतने सारे इदारों को मुंह मत्था दो, इतने सारे एनवायरनमेंट के लॉस को देखो, इतने सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, इतना बड़ा पाकिस्तान में सप्लाई का नेटवर्क जनरेट करो, इतने सारे ट्रक बीच में डालो, इतने सारे इंसान बीच में डालो, इतनी मार्केटिंग करो। इसका मतलब है कि हमारे आदमी की गेम ही नहीं है। तो फर्ज करें आपके पास पहली दफा 40 करोड़ और आपको पता है ये 25-30 करोड़ की गेम है, तो आप बड़ी खुशी से इसमें घुसेंगे कि मैं तो घुस गया, बाद में इतने आराम से नहीं घुसेंगे लोग। ये आसान काम नहीं है। तो जिसमें न्यू एंट्रेंट्स के एंटर होने का खौफ कम होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अच्छा बिजनेस है। लेकिन ये जो नए एंट्रेंट्स का खौफ है, ये कम कब होगा? जब एंट्री मुश्किल होगी, और जब एंट्री मुश्किल होगी तो आपके लिए भी मुश्किल होगी। तो इसको बैरियर्स टू एंट्री भी कह सकते हैं,
थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स भी कह सकते हैं। तो जिस बिजनेस में ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होगा वो मुश्किल है, जिसमें ज्यादा सप्लायर्स का नेटवर्क डेवलप करना होगा मुश्किल है, जिसमें ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे मुश्किल है, जिसके के लिए आपको बहुत ज्यादा बाउंड होना पड़ेगा, बड़ी देर तक रुकना पड़ेगा, कई साल के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो मुश्किल है। तो ये मुश्किल है एंट्री के वक्त, लेकिन खुशी है एंटर हो जाने के बाद कि बाकी लोग नहीं आएंगे। पंखे वाला तो 10 दिन में 10 लोग घुस गए, लेकिन शायद सीए का कॉलेज शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हर 2 महीने बाद कोई सीए का कॉलेज शुरू कर दे, क्योंकि अब सीए का कॉलेज शुरू करना 10-15 करोड़ से कम की गेम ही नहीं है। इतने सारे एसेट्स, इतना सारा कैपिटल, इतना सारा रनिंग निजाम, और आपको कम से कम जो है वो 3-4 महीनों का खर्चा हाथ में रखना है, और उसके बाद आप शुरू करेंगे। और उसके बाद भी आप अगर टीचर ना हुए तो फिर आप बड़े आराम से ब्लैकमेल हो जाएंगे। तो न्यू एंट्रेंट्स का कितना खौफ है, ये बात समझ आई। देन न्यू सब्स्टिट्यूट शुरू कर दिया सीए का कॉलेज की, कोई बात नहीं यार, मजेदार बिजनेस लग रहा है। पता लगा जी सीए के 6 सब्स्टिट्यूट आ गए, यार आईसीए में कर लो, बराबर ही है, तकरीबन सीए जैसा, तकरीबन सीए जैसे पैसे। अच्छा जी एसी अगर फर्ज करें एसी से सस्ता हो, अभी तो सब्स्टिट्यूट नहीं है क्योंकि वो महंगा है और ये सस्ता है। तो अगर एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आ जाए, आपने जनाब बड़े शौक से बेवरेजेस की तरफ गए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की तरफ, पता लगा कि मार्केट में इतने सारे सब्स्टिट्यूट आ गए, लोग एनर्जी ड्रिंक्स पे शिफ्ट हो गए, लोगों ने कैवे पीने शुरू कर दिए। अब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई कि स्कूल कॉलेजों में बोतल नहीं बिकेगी। मुझे लग रहा था कि बच्चे मर जाएंगे, वो जो डेली बोतल पीने वाले बच्चे थे, बच्चों ने पैसे उजाड़ने थे, उन्होंने आगे चाय पीनी शुरू कर दी। खौलती गर्मी में दोपहर 2 बजे जून के महीने में चाय पी रहे हैं, इसलिए नहीं कि बड़ा मजा आ रहा है, इसलिए कि पैसे कहीं तो उजाड़ने हैं, कहीं तो लगाने हैं। तो फिर क्या हुआ, जूस वाली कंपनियों को समझ आ गई कि वो आउट हो गए हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आउट हो गए हैं। जो 18 रुपए का जूस मिलता था वो 70 रुपए पे हो गया 2 साल के अंदर अंदर। इसलिए कि सब्स्टिट्यूट उनका भाग गया। तो अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन की मार है, तो फिर तो अच्छा बिजनेस ना हुआ ये। हाँ, सीए अच्छा बिजनेस है, सीए का सब्स्टिट्यूट आते आते 10-12 साल लग जाने। जो पैसे सीए जितने ले रहा हो और लेवल आपका इस लेवल पे पहुंचा दे कि आप चंद सालों में लाखों की बातें करना शुरू कर दें, जो किसी और डिग्री में उस तरह से नहीं हो पा रहा होता। तो अगेन सीए के बिजनेस में मसले होंगे, लेकिन ये अच्छाई है कि इसमें सब्स्टिट्यूट फौरी से नहीं आ रहा। तो किसी और बिजनेस में बहुत अच्छाइयां हो सकती हैं, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट्स इतने आ जाने हैं कि आपको बिजनेस मजे का नहीं लगेगा। घूम गया दिमाग, क्या करें। हर सवाल को अलग अलग देखते हैं तो परेशानी होती है। लेफ्ट पे सवाल लिख लें, ऊपर बिजनेसेस लिख लें, टिक क्रॉस लगाने शुरू करते हैं। जहां ज्यादा टिक मिल गए वो ज्यादा बेहतर बिजनेस है। करें? Yes, sir. करते हैं। हमारा जा क्या रहा है, टाइम तो नहीं दिया हुआ किसी को, बस ठीक है। नहीं जी, ये मेरी पसंदीदा एग्जांपल है। 3 बिजनेस, फैन मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्ट ड्रिंक्स, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, और सीए कॉलेज। हाँ जी, राइवलरी फैन के अंदर बहुत ज्यादा है। इतनी सारी कंपनियां, मिलते जुलते नाम, मिलती जुलती प्रोडक्ट, मिलती जुलती प्राइस, सारा कुछ, बहुत सारे प्लेयर्स, आपस में मुसलसल मुकाबला। क्या आप एक जगह जाते हैं, वो कहते हैं 7 साल की वारंटी, साथ वाला कहता है 10 साल की वारंटी, एक कहता है लाइफ टाइम वारंटी, एक कहता है डबल लाइफ टाइम वारंटी, आपके बच्चों की भी पूरी लाइफ तक जो है ना, खराब हो जाए तो आप ले आए। तो राइवलरी वेरी हाई। जब वेरी हाई तो अच्छा नहीं है, इस सवाल में ये अच्छा नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक्स वेरी लो, बहुत ही कम कंपटीशन है, गुड, बेहतरीन हो गया, टिक लग गया। सीए का कॉलेज दरमियानी, ना उतने प्लेयर्स हैं जितने पंखे में, ना उतने कम है जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स में। 6-7 प्लेयर्स हैं,
जिनके दरमियान मुख्तलिफ तरह की मुकाबलेबाजी रहती है और अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग तरीके से एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। मीडियम लेवल की टिक लगाऊं, क्रॉस लगाऊं? छोटा टिक लगा देते हैं। बड़ा टिक ये, यस एब्सोल्युटली यस, और छोटा टिक यस। सप्लायर की बार्गेनिंग पावर जनाब फैन भी नहीं है। फैन में नहीं है, नो फैन में नहीं है, या वेरी लेस। तो बहुत अच्छा बिजनेस हुआ, क्योंकि सप्लायर पावर में होगा तो आपको तंग करेगा, पसंद का रेट देगा, अपने हिसाब से डिलीवर करेगा चीजें और आप रोते रह जाएंगे। तो फैन में नहीं है, ओके टिक लगा दिया। सॉफ्ट ड्रिंक में अभी हमें नहीं पता सॉफ्ट ड्रिंक वालों के सप्लायर कौन होते हैं। फर्ज करें सॉफ्ट ड्रिंक वालों का जो लिक्विड और जो ग्लास का खास बॉटल्ड सप्लायर है, हो सकता है गवर्नमेंट की रेगुलेशन के मुताबिक सिर्फ 2 ही लोग सप्लाई कर सकते हो। तो अगर इंपोर्टर और सप्लायर बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है तो यस, अभी उनके हाथों में ब्लैकमेल होंगे। तो ये भी हमारी बेवरेजेस कंपनियों का मसला है कि इनके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन लगा के इनको थोड़ी जगह पे महदूद कर दिया है। तो अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि सप्लायर बड़े कम है, तो इसका मतलब है कि सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई है। हाई होने का मतलब है कि ये एक अच्छा बिजनेस नहीं है। सीए कॉलेजेस सप्लायर, भाई पेप्सी के लिक्विड का मैन्युफैक्चर या इंपोर्टर आगे पीछे हो जाए किसी को पता नहीं लगेगा। सीए का टीचर इधर उधर हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा। तो कॉलेज नामी बिजनेस के लिए टीचर नामी सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर है, अच्छी खासी बार्गेनिंग पावर है। अगर वो अच्छा टीचर है तो उसके पास बड़ी जालिम बार्गेनिंग पावर है। तो यहाँ वेरी हाई बार्गेनिंग पावर है। तो बड़ा सारा काटा। कस्टमर्स को देख लेते हैं। फैन मैन्युफैक्चरिंग में क्या कस्टमर के पास पावर है? पावर ही पावर है। ये दुकान वो दुकान वो दुकान, हर तरफ फिरेंगे और एंड पे सिर्फ 200 रुपए जिसने कम दिए होगा उसकी तरफ चले जाएंगे। तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर हाई है। इसका मतलब है कि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक्स कस्टमर है, इसमें भी है सर। है तो गेम, पेप्सी नहीं मिली तो कोक पी लेंगे। बड़े कम लोग हैं जो बड़े सेंसिटिव हैं। 10% लोग कहते हैं कि मैं तो पीनी कोक है, वो भी ठीक है, नहीं तो या स्टिंग पीनी है। जो स्टिंग पीने वाले हैं वो नॉर्मल से बिल्कुल अलग लोग होते हैं ना, वो हर जगह जाके ना उन्हें अच्छा लगता है कि कोई पेप्सी कह रहा होगा, कोई कोक कह रहा होगा, कोई 7 अप कह रहा है, मैं स्टिंग पीनी है। दांत लाल हुए होंगे उसके बाद, लेकिन वो बस यूनिकनेस। असल में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक जैसी चीज है, लेकिन एनर्जी ड्रिंक जितनी महंगी नहीं है। अब रेड बुल होती है 500-600 की, स्टिंग मिल जाती है शायद 60-70 में। तो ठीक है, 70-80 रुपए में अगर 500-600 वाली गेम आ गई, और वो अगर गिलास में डाल के ग्लास को ऐसे करके यूं सिप कर करके पिए, तो वो 2000 वाली वो वाली फील आ गई। तो कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर इधर भी हाई है, शायद बहुत हाई ना कहें, कुछ लोग कॉन्शियस हैं, मीडियम कहते हैं। तो एक छोटा टिक लगा लेते हैं। सीए के कॉलेज में कस्टमर बार्गेनिंग पावर है, पता नहीं आपको अंदाजा है या नहीं है। अगर नहीं है तो इस वक्त सीए का एक कोर्स की कीमत 60,000 होनी चाहिए थी। अगर मैंने 20 साल पहले 15,000 रुपए में पढ़ा है, तो 20 साल जिसमें पता नहीं क्या चीज कहां से कहां पहुंच गई। तो अगर उसके बावजूद भी आज आप कहीं ना कहीं एक मुनासिब रेट में अपनी पसंद के अच्छे कॉलेज में एसी चलते हुए कमरे में सुकून वाले एनवायरनमेंट से पढ़ रहे होते हैं, तो इसका मतलब आपके पास पावर है। ये डिपेंड करता है कि डिमांड एंड सप्लाई की क्या कंडीशन है। अगर तो आप एक सब्जेक्ट को लेकर बहुत उतावले हुए हैं और कॉलेज के पास सीटें बिल्कुल सिलेक्टेड सी हैं, तो फिर वहां कॉलेज थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेड गेम में आ सकता है। और अब तो वो मसला भी नहीं है, कर लो, कॉलेज की कुर्सियां बंद कर दो, हम ऑनलाइन ले लेंगे। और अभी नहीं लेंगे, महीने बाद लेंगे, जब कॉलेज वाला सोच रहे होंगे अब किस ग्राहक ने आना है। आप जाके कोई भाई मैं आधे पैसे दूंगा, वो कहेंगे चलो यार आ गया, आ जाओ यार, कोई बात नहीं, तू अपना बच्चा आ जाए यार, क्या बात कर दी। इस वक्त तो मार्केट बन गई है ना, धंधा बन गया है, दुकान है और मतलब बाइंग सेलिंग हो रही है, और बच्चे इसको एग्जैक्टली दुकान कंसिडर करते हैं। यही तो वो दुख है जिसकी वजह से ये कुछ 1-2 महीने पहले वो व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज आया होगा, पब्लिक अनाउंसमेंट, कि एक शरीफ आदमी विड्रॉ कर रहा है, वो पीछे हट रहा है साइड पे।
पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, सर्च कीजिएगा आप ना 2-1 महीने पीछे अपने पिछले ग्रुप में ना एक पब्लिक अनाउंसमेंट नाम से पब्लिक अनाउंसमेंट फ्रॉम आतिफ आब्दी साहब या सीईओ साहब, जिसमें था कि मैं मैनेजमेंट से निकल रहा हूँ, मैं मायूस हो गया हूँ, मैं जो है ना साइड पे हो रहा हूँ, मैं अपने काम धंधे पे, मैं आपके टीचर की तरह पढ़ाऊंगा और गायब हो जाऊंगा, मैं कुछ और करूंगा। चले खैर वापस आते हैं। कस्टमर्स के पास शायद आप वेरी हाई ना कहें लेकिन हाई बार्गेनिंग पावर बहरहाल है, तो एक छोटा कांटा लगता है, बड़ा कांटा नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं कॉलेज भी एक्सप्लॉइट करने की पोजीशन में कभी कभार होता है, लेकिन जितनी मार्केट डेवलप हुई है बच्चा उतना एक्सप्लॉइट होने की पोजीशन में नॉर्मली नहीं होता, लेकिन फिर भी चलो छोटा वाला कांटा लगा लेता है। और क्या था जी, न्यू सब्स्टिट्यूट फैन में पंखे के कुछ दीवार वाला पंखा भी आ जाता है, तो कभी वो भी, और 22 लोग एसीओ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है वो ऐसा कूलर जो कि यूं करके पूरा वो पाइप से हवा देता हो। तो है तो सही खौफ, शायद बहुत ज्यादा नहीं है, मीडियम लेवल का खौफ है। सर सीए कॉलेज में सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर के सामने इतना बड़ा क्रॉस क्यों? लड़के क्या रुलाएगा पकले भाईजान, बस छोड़ दें, टेंशन नहीं लेने। ये वाकई ये जो है ना ये दिल से क्रॉस निकला है इतना बड़ा। क्योंकि सप्लायर बड़े जालिम हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है हमें अच्छे लोग मिल गए या अच्छे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, अदरवाइज मार्केट अच्छी खासी वैसी है। वो कोई थोड़े से भी बच्चे पढ़ा रहा हो ना तो उसके बाद कहानी 5-6 लाख से तो नीचे तो शुरू ही नहीं होती। तो वो बंदा कहते हैं यार खुद ही हिसाब कर लो, फिर बच्चों के जो पैसे आएंगे वो भी सारे तुम ले जाओगे, पर हमसे भी कुछ और पैसे ले जाओगे, तो कोई इंसानों वाली बात करो। वो उसको होता है जी मैं बच्चे पढ़ा रहा हूँ, तो वो सप्लायर जरा तंग करते हैं। खैर ये अभी आपको नहीं समझ आएगा, मेरी एक ही बचत है कि मैं खुद पढ़ाता हूँ, वो बच जाते हैं, बस वहीं से बच जाते हैं। वो ना हो तो फिर मैं भी बैठा जो है ना कहीं है ना किसी गार में जाके अपनी बच्ची कुछ जिंदगी गुजार रहा हूँ, तो सब कुछ तबाह हो गया, कुछ नहीं बचा अपने पल्ले। न्यू सब्स्टिट्यूट सॉफ्ट ड्रिंक्स में सब्स्टिट्यूट मुश्किल है, यानी अगर वो खत्म हो जाए तो आप जूस पे नहीं शिफ्ट होंगे, तो सब्स्टिट्यूट है। हाँ लेकिन ये एक एक्सटर्नल फीचर था, अदरवाइज अगर आप बोतल पीने के आदी हैं तो आप बड़े अरसे तक बोतल तो पीते ही रहेंगे, शायद बोतल जैसी कोई चीज आपको बोतल की मोहब्बत से दूर ना कर सके। तो बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी, दरमियाने लेवल पे हो गया काम, मीडियम लेवल पे। सीए का सब्स्टिट्यूट, सीए में बस यही एक प्लस है कि सीए जैसी चीज का सब्स्टिट्यूट अभी तक वैसे ही नहीं इतने आराम से बना। ACCA एक बहुत अच्छी ऑप्शन है अमीरों के लिए, तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो कैटेगरी और है, वो मार्केट ही और है, समझ रहे हैं? वो अलग है, वो अमीरों के बच्चों की फ्लाइट है। अगर मुझे कोई पहले दिन आके कहे कि भाई मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं अपने बच्चे को सीए कराऊं या ACCA, मैं कहूँ भाई ACCA कराओ, कम टाइम में इसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कराओ और इसके बाद इसे बाहर भेज दो। तो यकीन माने मुझे ACCA ज्यादा प्यारा लगता है, लेकिन अगर सामने वाले बंदे के पास अन्य पैसे हो, सीए तो गरीबों की जन्नत है। कुछ बच्चे कैफ के बाद शिफ्ट हो जाते हैं, उनके भी क्या? कुछ बच्चे कैफ के बाद शिफ्ट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके बाद वो स्टाइपेंड और फिर उसके बाद जब जॉब शॉप होती है कमाना शुरू कर देते हैं, तो कहते हैं सीए के पेपर तो पता नहीं कब पास होने हैं, ACCA के पेपर देने शुरू करते हैं, शुरू शिफ्ट हो जाते हैं, कंप्लीट वो भी नहीं होते। जब उनको 1.25 लाख का पी सीरीज का पेपर देना पड़ता है ना और 4 महीने की तनख्वाह जोड़ते हैं, तो फिर सोचते हैं सीए बहुत अच्छा था, और तब तक वो सीए देने के काबिल भी नहीं रहे होते। तो अगेन मतलब सीए का लॉन्ग पाथ है, तकलीफदेह पाथ है, लेकिन गरीब के लिए यही पाथ है। आपके वालिदैन अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी खर्च नहीं कर सकते और आप नहीं चाहते कि आप उनको इतना तकलीफ दें, तो आप अपनी लाइफ इन्वेस्ट कर देते हैं, आप अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, आप अपना टाइम 3-4 साल लगा के कहीं ना कहीं इस काबिल हो जाते हैं कि चलो बस मैं अपना खर्चा स्टाइपेंड वगैरह से निकालना शुरू करता हूँ। एट एनी गिवन टाइम यस दिस कैन बी डन के ACCA किया 2.5-3 साल में और उसकी बेस पे जॉब शुरू की और मुल्क से बाहर निकल जाए, ICW या कुछ और कर लें, वो पाथ स्मार्ट है लेकिन बहुत महंगा पाथ है। तो सीए में वही वाली बात है कि इंसान को 6-8 साल बाद भूल जाता है ना कि उसकी बेस क्या थी। उस वक्त लोग कहते हैं हमें टीचर्स ने वर्गला दिया, अगर उस वक्त हमें ACCA का मशवरा देते तो आज हम कामयाब होते। भाई उस वक्त तुम्हारे पास पैसे कहाँ थे? और अगर आप में से भी किसी के पास पैसे हो, मैं जब जिससे ACCA की बात करता हूँ, जिसके पास अच्छे खुले पैसे हैं, ACCA अफोर्ड कर सकता है, तो ACCA अच्छा रूट है।
मैं सीए का कॉलेज चलाते हुए कह रहा हूँ कि एसीसी अच्छा रूट है, क्योंकि जेन्युइन एडवाइस ये है। बट उनके लिए जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो लम्स से अच्छी चीज ही कोई नहीं है। एफएससी की बात, जो लम्स में जाएगा उसको एक अच्छा करियर मिल जाएगा, लेकिन लम्स फिर गेम 40-45 लाख की होगी, तो एसीसी 25 लाख की गेम होगी, तो सीए जो है वो 4 से 5 लाख की गेम होगी। वो भी अगर आप लाहौर में हॉस्टल में रहने की जिद करें। अगर आप घर बैठे बैठे पढ़ें, ऑनलाइन क्लास भी सस्ती है, आईक्यूब के दाखिले भी सस्ते हैं, सालाना सब्सक्रिप्शन भी 5300 रुपया। तो अगेन सीए इस वजह से अच्छा है कि ये हमारी वही वाली बात है, हमारा क्या है, एक चैप्टर पहले देखो चल क्या रहा है, फिर देखो तुम कहाँ हो। तो आपने देखा एसीसी भी चल रहा है, सीए भी चल रहा है, फिर अपने गिरबान में झांका तो पता लगा नहीं भाई मैं करोड़पति का बच्चा नहीं हूं, मैं अरबपति का बच्चा नहीं हूं, मैं एक मेहनत करने वाले इंसान का बच्चा हूं। मैंने अपने बाप को तकलीफ नहीं देनी, मैंने अपने आप को तकलीफ देनी है। एक तरीका ये है कि बाप बेचारा जमीन बेचे और आप एसीसी करें, और एक तरीका ये है कि आप लाइफ के 3-4 साल थोड़ी अजियत से गुजारें, आप अपने आप को डेवलप करें। ये गरीब परवर इदारा है, यहाँ गरीब आता है इंसान लेकिन निकलता अमीर है। यूनिवर्सिटी में आप अमीर जाते हैं और निकलते गरीब हैं, क्योंकि आपके पल्ले होता कुछ नहीं, 25,000 की नौकरी नहीं मिल रही होती। वापस इधर आते हैं, मैं इमोशनल हो गया था। तो न्यू सब्स्टिट्यूट फिलहाल नहीं है, तो ये एक अच्छा बड़ा टिक है। देखिए मैं टिक भी बड़ा लगाता हूँ। ये जो कह रहे थे कि आपने क्रॉस इतना बड़ा क्यों लगाया है, सर पेपर में सबका फैक्टर डिसीजन डिफरेंट होगा, तो फिर क्या होगा? यस ऐसे ही है, वो सिचुएशन देंगे और सिचुएशन के मुताबिक आपको कहेंगे बताओ मॉडल के मुताबिक, तो शायद 5 लोगों के 5 अलग अलग जवाब हो, लेकिन अगर हर किसी ने अच्छे आर्गुमेंट्स दिए हैं तो सबको नंबर मिल जाने हैं। उन्होंने ये नहीं देखना कि आप वो लिख रहे हो जो उनके पास लिखा हुआ है, उन्होंने ये देखना है कि आपने लॉजिक क्या दी। डिसीजन मतलब सम टाइम वही वाली बात है कि मॉडल का सवाल किस तरह से आएगा। एक सिचुएशन दे दी, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा एक कंपनी उसके पास पैसे हैं, वो ये 2-3 तरह के बिजनेस को सोच रही है, उसमें ऐसे 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 हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टर 5 फोर्सेस सजेस्ट करो ज्यादा सूटेबल ऑप्शन। तो आपने 5 फैक्टर लिखे और उनके रेलेवेंट सवाल में से इंफॉर्मेशन उठा उठा के लिखी और कहा कि ये हाई है, ये लो है, ये अच्छा है, ये बुरा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, चूंकि ये 3 फैक्टर बहुत अच्छे हैं, 2 कमजोर हैं, तो ये वाला फैसला हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको याद होगा एक लेक्चर मैंने होल्ड कर लिया था कि सवाल किस तरह के आते हैं, तो मैंने कहा था एक दफा मॉडल कर लेंगे, फिर उसके बाद किसी दिन हम देखेंगे कि सवाल किस तरह के आते हैं और उसको कैसे हैंडल करना है। पेपर में ऐसे सवाल आ जाते हैं, पेपर में ऑन एवरेज 2 मॉडल आ ही जाते हैं। भाई परेशान हो गए। जब हम देखेंगे ना सवाल लिखना कैसे है, तो उस दिन आपको और मजा आएगा। आप कहेंगे सर पहले क्यों नहीं बताया। मैं कहता हूं दुआ मांगे कि मॉडल का सवाल है, अपनी इंग्लिश नहीं लिखनी होती, सवाल के बीच बीच में से उठा उठा के चीजें फिट करनी होती हैं। वो कैसे करनी है वो एक अलग दिन है, एक दिन सब कुछ तो नहीं ना होता। अभी तो सीए का कॉलेज शुरू करना है, लेकिन इतने सारे नो क्रॉस। आखिरी क्या था जी, न्यू एंट्रेंट्स या बैरियर टू न्यू एंट्री वगैरह। फैन में बैरियर नहीं है, लो है, इसका मतलब है कि ये कोई बहुत मजेदारी वाली बात नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक्स है, बहुत बैरियर है, बहुत बड़ा कैपिटल, बहुत बड़ा निजाम, बहुत तगड़ा ये ताकत वाला इंसान, बहुत ताल्लुकात और बहुत बड़े पैमाने पे गेम है। तो यस यहाँ बैरियर टू एंट्री बड़ी ह्यूज है। इसका मतलब है कि यस आपको एंटर होते हुए तो दिक्कत होगी, लेकिन एंटर हो गया तो ऐसा नहीं है कि भाई मिजान वो शुरू करे और कहे लो अब तो 10 और लोग आ जाएंगे। इतना हैवी बाइकआउट हुआ, इतना सब कुछ हुआ, तो क्या एकदम से 6-8 कंपनी आ गई? आसान गेम नहीं है ना, एंटर होना आसान नहीं है। तो उसके बावजूद भी बस मार्केट के जो हल्के प्लेयर थे उन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी बेहतर कर ली, लेकिन नया प्लेयर एंटर होने से पहले उसने 4 दफा कानों को हाथ लगाया कि मैं ये इतने करोड़ों की गेम में नहीं घुसने वाला। कम से कम 50, 60, 70, 80 करोड़ की जब तक पसली ना हो तब तक ये वाले काम में सोच भी नहीं सकता बंदा। और उसके बाद भी बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, इतने बड़े निजाम को चलाना भी आसान नहीं है। सीए कॉलेज न्यू एंट्रेंट्स के आने के चांसेस ज्यादा हैं, कम हैं या दरमियाने हैं? दरमियाने हैं, बहुत कम भी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं कह सकते कि अन्य वाले लोग आना शुरू हो जाएंगे। मीडियम लेवल का है। अब ये 5 फैक्टर्स हमारे सामने आ गए। फैन में रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, सप्लायर कंट्रोल हो जाता है लेकिन कस्टमर कंट्रोल नहीं होता, सब्स्टिट्यूट भी आ भी सकता नहीं भी आ सकता, और नए एंट्रेंट भी ठगा टका रहे हैं। तो ये तो को बहुत ज्यादा मजा नहीं दे रहा। सॉफ्ट ड्रिंक्स रेवेन्यू काफी कम है, वो गुड जबरदस्त।
सप्लायर थोड़ा सा तंग कर रहा है, कस्टमर दरमियाने लेवल पे है, सब्स्टिट्यूट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, और एंटर हो गए तो न्यू एंट्रेंट्स नहीं आने वाले। आप ही खेलोगे। तो चीजें ये देखिए ना, ये कितनी मजे की चीज है और ये कितनी मजे की चीज है। तो अभी आपके लिए ये फैक्टर अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो शायद 3 क्रॉस के बाद भी ये 2 टेक आपको बड़ा हैप्पी कर रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि ये एक अच्छी ऑप्शन है। अभी तक मैंने ये नहीं देखा कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं, वो तो मैं चैप्टर 4 में 5 में जाके देखूंगा, तो वहां जाके पता लगेगा कि टेक तो लगा दिया था, पसली नहीं है। तो ये एनालिसिस अपनी पसली नहीं बता रहा, ये मार्केट को एनालाइज करना बता रहा है। सीए कॉलेज राइवलरी दरमियानी है, सप्लायर जालिम है, कस्टमर दरमियाना जालिम है, न्यू सब्स्टिट्यूट नहीं है, यस ये बड़ा अच्छा फैक्टर है, और बाकी मीडियम। तो कुछ मीडियम, कुछ हाई, शायद सेकंड प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस ये, सेकंड प्रेफरेंस ये, थर्ड प्रेफरेंस ये। अब उन 1 और 2 में देखूंगा कि अब मेरी क्या कैपेसिटी है, मुझे क्या काम करना आता है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरे पास कैसी टीम है, मेरे क्या रिसोर्सेज हैं। तो बाहर को समझ लिया, अब अपने आप को समझना है। तो ये 2 चैप्टर्स हैं, ये दोनों मिल के बताते हैं कि क्या गेम है। वही वाली बात है कि एफएससी की बाद आपने देखा मेरे पास 15 ऑप्शंस है, मैं यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ, मैं आ जा सकता हूँ, आ जा सकता हूँ, फिर पलट के देखा मेरे पास क्या है, मेरे पास पैसे कितने हैं, मेरे पास टाइम कितने हैं, मेरी ख्वाहिश क्या है, पाकिस्तान रुकना है, बाहर जाना है, मेरा शौक क्या है। तो ये दोनों फैक्टर्स मिलके आपको किसी एक पॉइंट पे लाके खड़ा कर देते हैं। बात समझ आई? अब जब आप डायग्राम देखेंगे, मैं आपको डायग्राम दिखा के बता दूं कि आपने 1-2 जुमले ऐसे हैं जो आपको परेशान करेंगे, वो भी आपने नहीं पढ़ने। इस तरह की डायग्राम आपको हैंडआउट्स में मिलेगी, अगर एक हैंडआउट में से दे दें, वो दे दें जहां 2 हैं ताकि वो देख सकें। यहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग फॉरवर्ड राइट साइड पे और थ्रेट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेटिंग, ये 2 जुमले अभी मत पढ़िएगा, या ये 2 जुमले आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी इनको मैंने नहीं समझाया कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या और बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है। उसके अलावा ये फैक्टर्स, ये 5 एलिमेंट्स हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, मैं जरा कलर चेंज कर लूं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, राइवलरी, थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। तो इस मॉडल के 5 एलिमेंट है। हमने BIA में कुछ याद नहीं करना, लेकिन अगर कोई मॉडल आए तो हमें एग्जैक्टली पता हो कि ये हैं उसके वो 5 एलिमेंट जिस पे डिबेट है। नॉर्मल लोगों के लिए जो थोड़ा सा खुद लिख सकते हैं और थोड़ा सा याद करना चाहते हैं, वो मॉडल देने वाले बंदे का नाम पोर्टर, और उसके मॉडल का नाम 5 फोर्सेस, और मॉडल के 5 एलिमेंट्स का नाम, ये याद करें। अंदर वाली बातें खुद लिख सकता है, और जो कमजोर दिल नजर आते हैं वो कहें सर ये अंदर वाली बात भी जरा थोड़ी सी मुश्किल है, तो फिर वो क्या करें, वो हेडिंग्स और हेडिंग के नीचे 3-3, 4-4 फैक्टर्स याद करके रख लें, ताकि पेपर में अगर रट्टे वाला सवाल आए तो भी उनको आसानी हो, और अगर लॉजिकल सवाल भी आए तो जो रट्टा मारा हुआ है जिन चीजों को, कम लोग हो, ज्यादा लड़ाई हो, फलाना, वो सवाल में देख के वहां से पिक कर सकेगा। तो BIA में शायद आपको सिर्फ 10 सफ़े चाहिए जिस पे 10 मॉडल्स की आपने बातें लिखी हुई हैं, बाकी सारी हवाई बात है, सेगमेंटेशन, इंडस्ट्री, उसके सेक्टर्स। लेकिन ये वो मॉडल है जहां से एक कंक्रीट सा सवाल आता है, वहां से जनरल सवाल आ सकता है कि अच्छा बताएं जी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री के क्या फायदे हैं। अब वो ना किताब में लिखे होंगे ना कुछ और, आपको खुद से लिखना पड़ रहा होगा, लेकिन मॉडल आपको बड़ा टू द पॉइंट एक्यूरेट एक सवाल दे देता है जो फौरन से ग्रिप में भी आ जाता है। सवाल कितनी तरह के आते हैं वो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, वो भी जाहिर है। अभी हमने एक मॉडल देखा है, तो वेरी फर्स्ट मॉडल हम लोगों ने देखा, समझा, एक्सप्लोर किया। तो अब इंशाल्लाह ताला हम कल इससे आगे बढ़ेंगे। कल क्लास का टाइम वही है, क्योंकि जाहिर है जुम्मे से वापस 2:15 भी क्लास रखें तो 2:25-20 तक ही लोग आ पा रहे होते हैं। तो क्लास का हम ऑफिशियल टाइम वही 2:30 बजे रख रहे होंगे, लेकिन प्लस आपको ये होगा कि आप फाइनेंस पढ़ के नहीं बैठे हुए होंगे। तो कल फिर मुझे होगा कि अब तो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, तो जब आप फ्रेश नहीं होते तो मैं इतना पढ़ा देता हूँ, तो जब आप फ्रेश होंगे तो जो है मेरे। अच्छा, इधर आपको हैंडआउट्स में एक अगले सफे पे कुछ नजर आ रहा होगा, नहीं आपको इधर नहीं नजर आ रहा? ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है, सही है। वो मैंने अलग से शेयर करना था, एक एग्जांपल थी कि हाई कंपेटिटिव बिजनेस का ना एक टेबल सा बनाया हुआ था, ठीक है, नहीं वो आपसे अलग से, वो एग्जांपल है, मेरा ख्याल था शायद मैंने इसमें पेस्ट कर दी हो। बस ये बात में पढ़ के आने और फिर कल इस पे डिबेट करनी है, सर ये लाइन ये क्यों लिखी हुई है,
यहां इस लाइन की मंतक क्या है, यानी लॉजिकली अपने आप को क्लियर रखना है कि ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।